मैं हमेशा हर फोरम पे ये बात करता हूँ यूसुफ, हमारे अनफॉर्चुनेटली हमारा एक डायलेमा है और बहुत बड़ा हम इसका मुझे तकलीफ होती है कि अब तो ख़ास तौर पे हम ग्रेड्स की दौड़ में लग गए हैं, ठीक है ना जी। ए ग्रेड, ए प्लस ग्रेड, आप जितनी भी सक्सेस स्टोरीज उठा कर देख लें इस दुनिया में, वो जिस बंदा जिस लेवल पे पहुंचा हुआ है ना, वो डेफिनेटली पढ़ाई ज़रूर मैटर करती है, मगर ग्रेड्स नहीं इतने मैटर करते कि भाई उसने ए ग्रेड लिया है या 90% लिया है तो वही सक्सेसफुल होगा। बहुत सारे ऐसे आप देखेंगे, मैं अपनी मिसाल लेता हूँ, मेरे साथ जो स्टूडेंट्स थे बड़े बड़े लाइक थे, वो बेचारे अभी भी ऑर्डनरी तरीके से अपना वो 9 to 5 कर रहे हैं। चलिए, ये तो हमने बात कर ली कि वो चीज़ें वर्कआउट नहीं की, लेकिन दूसरे एंड पे चीज़ें आपकी वर्कआउट करी आपके अपने कोर बिजनेस के अंदर, ठीक है। सो वो जर्नी ज़रा बताएं कि प्रेसिडेंट लेवल तक कैसे पहुंची और उधर कोई मज़ा भी है पहुंचने का। जब आपके आगे पीछे मुलाजिम हो, यस सर करने वाले लोग हों, और आप जब इस पोजीशन पे होते हैं तो हर बंदा आपको खामखा चढ़ा रहा होता है और पैम्पर कर रहा होता है कि जी बस आप ही आप हैं, तो दिमाग फिरने में टाइम नहीं लगता। मैंने सिर्फ कहा था कि नदीम, 1 साल का टेन्योर है, ये 1 साल चुटकी में गुजर जाना है। मेरा असल इम्तिहान उस दिन शुरू होगा जिस दिन मैं इस कुर्सी से रिटायर होऊंगा और लोग मेरी तारीफ करेंगे। अच्छा, मैं अब जाऊँगा ग्राउंड लेवल पे कि बाबा ने फ़ौरन से तो आपको टॉप की सीट पे नहीं बिठाया, ठीक है। वो जो रगड़ा है उसके अंदर अगर नदीम कोई चीज़ें शेयर कर सके कि उन लोगों के लिए, मैं खास तौर पर यह सवाल यूँ रख लेते हैं कि वो पेरेंट्स, वो जनरेशन जिन्होंने बिज़नेस बना लिया है और वो अपने बच्चों को इस फील्ड में लेके आना चाह रहे हैं और किसी वजह से वो कनेक्ट नहीं कर पा रहे, तो नदीम क्या एक्सपीरियंस है, उस जर्नी से गुजरा है कि वो क्या चीज़ें सिखाएं, कैसे एम्पावर करें कि वो कल को चल के उनके बिजनेस को संभाल सकें। हमारे साथ इसी तरह डेलीगेशन में एक खातून गई, वो काम यहाँ पे छोटा मोटा कोई करती थी, यूनिट लगाया था छोटा सा उन्होंने स्टिचिंग का। अच्छा, वो चली गई वहाँ पे। अब आप यकीन जाने कि बहुत ही मतलब लो लेवल वो खातून काम कर रही थी, किसी न किसी तरह कतर में चली गई। उस खातून ने, मेरा ख्याल है, उस B2B के बाद कोई 1.5 से 2 लाख यूनिफॉर्म का ऑर्डर उठाया वहाँ से। सिर्फ वजह क्या, उसने स्टेप लिया, उसने ये नहीं सोचा कि मेरे पास आएंगे। नदीम को अगर अपने आप को कोई एक एडवाइस देनी हो तो क्या एडवाइस देनी? Welcome to another episode of Roadmapper podcast. This episode is sponsored by eHost PK. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ रोड मैपर पॉडकास्ट, जिसके अंदर मैं कोशिश करता हूँ उन एक्सपर्ट्स को बुलाऊँ जिन्होंने अपनी लाइफ में कुछ अचीव किया हो और आप जान सकें कि उन्होंने अपना रोड मैप कैसे बनाया, क्या स्ट्रगल फेस अप की, और आपको हेल्प आउट किया जा सके आपका रोड मैप बनाने में और अपने गोल्स को अचीव करने में। आज जो हमारे साथ दोस्त मौजूद हैं, बड़ा मज़ा आएगा। एक तो काफ़ी अरसे बाद उनसे मुलाकात हो रही है तो बहुत सी चीज़ें डिस्कस करने वाली हैं। दूसरा, उनका एक्सपीरियंस भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, इंडस्ट्री का एक्सपीरियंस है सारी चीज़ों में, और बाकी चीज़ें उनसे जानूंगा। ब्रीफ से इंट्रोडक्शन देता हूं जनाब कि वो फॉर्मर प्रेसिडेंट रहे हैं रावलपिंडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स के, और इसके अलावा भी बड़ा उनका पोर्टफोलियो हैवी है, वो बाकी उनकी ज़बानी सुनेंगे। सो वेलकम टू द शो नदीम भाई, कैसे हैं? जी, थैंक यू वेरी मच यूसुफ साहब। सबसे पहले कि आप याद करने के, और वो आपने बात ठीक की। आई थिंक वी आर मीटिंग आफ्टर 10-12 ईयर्स। बिल्कुल, बड़े अरसे बाद मुलाकात हो रही है। बहुत शुक्रिया जी आपको पॉडकास्ट बुलाने का। वेलकम। अच्छा नदीम भाई से ये रहा कि शुरू में इनका जो है ना IT की तरफ आए थे, उस ज़माने में हम कनेक्ट हुए, कुछ चीज़ों में हमने वर्कआउट किया, और कुछ एक दो इंटरेस्टिंग स्टोरीज़ हैं वो भी मैं आपसे बाद में ऐड ऑन करूँगा। अच्छा नदीम भाई, फॉर्मेट थोड़ा सा हम इस तरह लेके चलते हैं कि शुरू में हम चाहते हैं कि थोड़ा सा आप कनेक्ट हो जाएं ऑडियंस से, और फिर हम जनरल चलेंगे। तो मैं चाहूँगा थोड़ा सा ब्रीफ अपडेट कर सकें, जर्नी क्या रही। पहले तो ये अपडेट करें करंटली आप क्या कर रहे हो, फिर हम पीछे से आते हैं। जी, करंटली बेसिकली आई एम डूइंग माई बिजनेस। मेरी आर्को इंटरनेशनल मेरी कंपनी है। इट्स अ फैमिली बिजनेस। कंपनी इज फॉर्म्ड इन 1977 बाय माय फादर। अल्हम्दुलिल्लाह ही इज़ वर्किंग, आई एम वर्किंग विद हिम एक्चुअली, मतलब उन्होंने मेरे साथ क्या करना है। तो वो हम इंडस्ट्रियल बेस्ड कंपनी है। वी आर मैन्युफैक्चरिंग पॉलीयूरेथेन सैंडविच पैनल्स, इंसुलेटेड पैनल्स, प्रीफैब स्ट्रक्चर्स। आजकल आपको पता है कि जो आजकल एनर्जी क्राइसिस है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से ये वो मटेरियल है कि आप लगाएं तो फिर आपका जो टेम्परेचर कंट्रोल्ड है, बिल्डिंग्स बन रही हैं, प्री फैब्रिकेटेड हॉल्स बन रहे हैं, कोल्ड स्टोरेजेस बनते हैं, फार्मास्यूटिकल में इसकी बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है, ऐसे क्लीन रूम्स बनते हैं, तो उसकी मैन्युफैक्चरिंग है। हमारे सेटअप इज़ इन रवात। सही, ज़बरदस्त। अच्छा नदीम भाई, अब जर्नी पे चलते हैं, कैसे स्टार्ट हुए और किस तरीके से इस फील्ड में आना, और ख़ास तौर पर फिर IT को भी टच करेंगे, थोड़ा बैकग्राउंड वगैरह चले। यूसुफ साहब, जिस तरह मैंने आपको पहले भी बताया कि बेसिकली इट्स अ फैमिली ओन्ड कंपनी। माय फादर स्टार्टेड इन 1977, और जब मैंने ग्रेजुएशन वगैरह की तो फिर वो मेरा डिसीजन था कि जी मैंने किस साइड पे जाना है।
तो जिस तरह के बताया कि इंजीनियरिंग बेस्ड कंपनी है और माय फादर इज़ अ केमिकल इंजीनियर, तो मुझे उस चूँकि ये वक्त टाइम है 94-95 का, और ये आपको अंदाज़ा होगा कि वो टाइम था जब आईटी और कंप्यूटर साइंसेज का क्रेज़ था, नई नई चीज़ आ रही थी और बहुत लोग उस साइड पे जा रहे थे, तो मुझे भी शौक था उसी साइड पे जाने का। तो मुझे फादर ने ये कहा कि जी आप बेटा करो जो मर्ज़ी, जो आपका शौक है आप करो, बट ये है कि चूँकि यू आर माई ओनली सन, तो ये काम आपने ये संभालना है। तो खैर वो मेरा शौक था। मैंने फिर एमएस किया प्रेस्टन यूनिवर्सिटी से, डन माई मास्टर्स इन 1997 कंप्यूटर साइंस में, और फिर मैं अपनी एजुकेशन के दौरान ही अपने फादर के साथ काम में आने लग गया। अब आप कह सकते हैं कि इतना टाइम गुजर गया है कि मैं अब इंजीनियर, थोरेटिकल नहीं प्रैक्टिकल इंजीनियर ज़रूर हूँ। हाँ, ये ज़रूर है कि वो जो मेरी एजुकेशन थी वो उसको मैं किसी हद तक अपने कारोबार में ला सका, बट चूँकि एक वो हार्ड कोर एक डिफरेंट फील्ड थी, ये मेरी डिफरेंट फील्ड है, तो मैं 100% नहीं आईटी की साइड पे गया, बट वो एक शौक और एक वो जो अंदर की जो एक आग थी ना, वो आज तक अभी भी है। इतना अरसा गुजरने के बावजूद, और उस टाइम पे तो आपको पता है ना इतनी अपॉर्चुनिटीज़ थी, ना वो सोशल मीडिया थे, ना वो उस तरह के मामलात थे। अब तो स्काई इज़ द लिमिट, यू कैन डू एनीथिंग। तो वो अभी भी जो है ना कभी कभी मुझे वो आग सुलगती है कि यार कुछ करना है। तो उस तरह फिर मैं अपने बिजनेस में आया, और अल्हम्दुलिल्लाह आई एम वर्किंग इन दैट कंपनी, दैट इज़ आर्को इंटरनेशनल, आई ऑलरेडी टोल्ड। सही है। अच्छा, यहाँ पे ऑडियंस के लिए कनेक्ट करते हैं थोड़ा सा डॉट। वो ज़माना जिस ज़माने में आपको ऑनलाइन का ज़्यादा क्रेज़ था और हम उस ज़माने में कनेक्ट भी हुए, और ये हम बात कर रहे हैं उस ज़माने में जिस टाइम पे हम प्रोडक्ट लॉन्चेस वगैरह, डिजिटल प्रोडक्ट्स वगैरह करते थे, तो नदीम और हम जो है ना कनेक्ट हुए। वहाँ पे चीज़ें वर्कआउट नहीं करी आपके लिए, ठीक है, और उसके बाद फिर आप प्रेसिडेंट भी गए। तो वो ज़रा अगर कनेक्ट कर सकें कि यू ट्राई योर बेस्ट, और लेकिन वो आईटी फील्ड शायद उस टाइम पे आपके लिए कनेक्ट नहीं हो सकी, और उसके बाद रिवाइव जाके आप बिज़नेस को संभाला, ग्रो किया, प्रेसिडेंट गए, तो उस एक्सपीरियंस को कैसे लेते हैं? देखिए यूसुफ, मैं जिनसे ना बेसिकली दोनों चीज़ों को पैरेलल लेकर चलना चाह रहा था। बिजनेस तो मेरा था, उस पर मेरा फोकस भी था और मैं काम भी कर रहा था। चूँकि जिस तरह बताया कि जो मैंने उसमें पढ़ा था, मुझे शौक था, और जिस तरह टेक्नोलॉजी ग्रो कर रही थी बड़ी स्पीड के साथ, और ये चीज़ें बड़ी बड़ी नई चीज़ें आ रही थी, तो मेरा था कि मैं उसमें भी कोई अपना एक साइड हसल के तौर पे करूं, जिससे मेरा एक पैशन भी कंप्लीट हो, मेरा शौक भी हो, और डेफिनेटली बाय द एंड ऑफ डे आपका एक होता है कि यार कमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू से आप उसे अर्निंग भी करें। जब आपके साथ मेरा कनेक्शन हुआ तो उस टाइम बहुत थोड़े लोग थे जो कि मेंटोर के तौर पे आते थे, कोचिंग के आते थे, तो उसमें मैंने आपको देखा, आपसे मेरी मुलाकात हुई, हम काफ़ी दफ़ा बैठे भी, उस टाइम आप भी माशाल्लाह बड़ा अच्छा कर रहे थे, तो चीज़ें हम करने की कोशिश की, आपसे मैंने गाइडेंस भी ली, कुछ मतलब साइड हसल के तौर पे मैंने स्टार्ट भी किया। बट आई थिंक सो जो मैं अब सोचता हूँ पीछे या देखता हूँ कि भाई मैं क्यों नहीं उस टाइम उसको फुल फ्लैज लेके जा सका, शायद एक वजह ये थी कि मैं सब कुछ खुद करना चाहता था। मैं चाहता था कि जी मैं अपना फैमिली लाइफ भी चलाऊं, अपना कारोबार भी करूं, इस साइड पे भी आऊं, और उस ज़माने में शायद इतनी अपॉर्चुनिटीज़ नहीं थी और इतने रिसोर्सेज इस तरह नहीं थे कि आप आउटसोर्स कर सके चीज़ों को, एक्सपर्टीज़ इतनी ज़्यादा वाफर मकदार में मार्केट में अवेलेबल नहीं थी। और फिर जो मेरी सोच थी, और उस ज़माने में चूँकि एक एज का उस हिस्से में थे कि एक बड़ा पैशन था, बड़ा जोश था कि नहीं यार मैं कर लूँगा, व्हाई नॉट, आई कैन डू इट। तो उस आई कैन डू इट में शायद मैं वो एक लिंक जो है ना वो उसमें मिस कर गया कि नहीं, आपने अगर कोई चीज़ करनी है और उसको आखिर तक पहुंचाना है तो फिर उसका मैं फिर वो बात करूंगा कि रोड मैप, द नेम ऑफ द पॉडकास्ट, आई मिस दैट रोड मैप। वो शायद डॉट्स में कनेक्ट नहीं कर पाया उस टाइम पे, और शायद प्रॉपरली मुझे कोचिंग नहीं मिल सकी, मैं आपके साथ भी फिर इतना कनेक्ट नहीं रहा, तो आई मतलब फोकस्ड वाज इन माय बैक टू माय बिजनेस, और वो चीज़ें फिर अधूरी रह गई। फिर इतनी स्पीड के साथ टेक्नोलॉजी चेंज हुई, इतनी सारी चीज़ें आई जिसमें कि आपकी ऑनलाइन चीज़ें थी, आपकी और अपॉर्चुनिटीज़ थी वर्ल्ड वाइड। क्योंकि आप देखें कि 2005 खास और 2010 के बाद एकदम से जो है ना दुनिया का वो डायनामिक्स चेंज होने शुरू हुए, और बड़ी स्पीड से चेंज होने शुरू हुए, जिसमें फिर आपके अमेज़ॉन आया, आपकी ऑनलाइन सेलिंग्स आई, आपकी ई बुक्स आई, मतलब कि यूट्यूब ने आपके एक बिल्कुल एक नया चीज़ खोल दी कि आप यू कैन गो एंड लर्न लॉट ऑफ थिंग्स जो कि हम उस ज़माने में हमारे लिए बड़ी हैंडीकैप थी। तो ये चीज़ें शायद वो फिर मैं उनको ग्रास नहीं कर पाया प्रॉपर तरीके से। चलिए, ये तो हमने बात कर ली कि वो चीज़ें वर्कआउट नहीं की, लेकिन दूसरे एंड पे चीज़ें आपकी वर्कआउट करी आपके अपने कोर बिजनेस के अंदर,
ठीक है, सो वो जर्नी ज़रा बताएं कि प्रेसिडेंट लेवल तक कैसे पहुंचे और उधर कोई मज़ा भी है पहुंचने का? हर चीज़ की कॉस्ट होती है कॉस्ट यूसुफ, होती है। ठीक है। ऑन द कॉस्ट ऑफ दैट अल्लाह का शुक्र है, मैं अल्लाह का जितना शुक्र अदा करूँ उतना कम है, क्योंकि मैं जब अपने जर्नी को बैठ के सोचता हूँ तो यकीन नहीं आता। अभी भी मैं आपको मज़े की बात बताऊँ, मैं कभी मार्केट जाऊँ ना अपनी फैमिली के साथ और बच्चों के साथ और मिसेस के साथ, तो अल्लाह का शुक्र है अल्लाह ने इतनी इज़्ज़त दी, वो फिर डिटेल्स में आपको बताऊंगा। तो इतना अब मैं लोग मुझे जानते हैं, एक साल में बड़ा मतलब लाइमलाइट मेरा, रोज़ अखबारों में मेरे बयान आ रहे हैं, टीवी पे जा रहा हूँ। तो अब मैं कभी मार्केट्स में आगे पीछे जाऊँ ना तो अक्सर लोग मुझे जान रहे होते हैं, मैं लोगों को शायद नहीं जान रहा होता, क्योंकि इतने ज़्यादा लोग मुझे देख रहे होते हैं। तो मुझे यकीन नहीं आता अभी तक कि यार अल्लाह ने इतना मुझे इज़्ज़त दी और इतना नवाजा इस इज़्ज़त के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि मतलब समथिंग दैट इज़ रिमार्केबल। और जिस तरह आपने बताया कि जी कैसा, देखिए आपने एक बात की, बिजनेस, ये चीज़ बिजनेस से हट के है, दिस इज कॉल्ड बिजनेस पॉलिटिक्स, ठीक है। ये इसका शायद आप कह सकते हैं कीड़ा मुझे मेरे फादर की साइड से आया, क्योंकि ही इज़ ऑलवेज बड़ा वो जिस भी उन्होंने काम में गए उसके एसोसिएशंस में रहे, उनको हेड किया, लीड किया, तो शायद वो चीज़ इनबिल्ट मेरे अंदर जेनेटिकली आ गई, जिसका मुझे अंदाज़ा नहीं था। क्योंकि मैं अगर बात करूं अपनी स्कूल लाइफ की या कॉलेज लाइफ की, तो आई वॉज अ वेरी वेरी एवरेज, ऑर्डनरी, बल्कि बिलो एवरेज स्टूडेंट, ठीक है ना। यहाँ पे एक सबक भी है जो फिर आगे जाके इस पर बात होगी, कि किसी भी आप फाइनल आप किसी जगह पे पहुंचते हैं ना, तो ज़रूरी नहीं है कि उसके पीछे आपका एकेडमिक आपके बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो। मैं हमेशा हर फोरम पे ये बात करता हूँ यूसुफ, हमारे अनफॉर्चुनेटली हमारा एक डायलेमा है और बहुत बड़ा इसका मुझे तकलीफ होती है कि अब तो ख़ास तौर पे हम ग्रेड्स की दौड़ में लग गए हैं, ठीक है ना जी। ए ग्रेड, ए प्लस ग्रेड, आप जितनी भी सक्सेस स्टोरीज उठा के देख लें इस दुनिया में, वो बंदा जिस लेवल पे पहुंचा हुआ है ना, वो डेफिनेटली पढ़ाई ज़रूर मैटर करती है, मगर ग्रेड्स नहीं इतने मैटर करते कि भाई उसने ए ग्रेड लिया है या 90% लिया है तो वो ही सक्सेसफुल होगा। बहुत सारे ऐसे आप देखेंगे, मैं अपनी मिसाल लेता हूँ, मेरे साथ जो स्टूडेंट्स थे, बड़े बड़े लायक थे, वो बेचारे अभी भी ऑर्डनरी तरीके से अपना वो 9 to 5 कर रहे हैं। मैंने एक्सेल किस तरह किया कि एक तो बताया कि एक जेनेटिकली अंदर चीज़ थी मेरे अंदर कि मुझे वालिद साहब की तरफ से चीज़ मिली, दूसरा ये कि मुझे अपॉर्चुनिटीज़ मिली कि जब मैं अपनी फील्ड में आया, स्टार्टिंग जर्नी मेरा कहाँ से था कि मेरी जो फील्ड है दैट इज़ रिलेटेड टू HVAC, मतलब HVAC हमारी है एयर कंडीशनिंग सोसाइटी है, जिसमें HVACR कहते हैं, हीटिंग वेंटिलेशन एयर कंडीशनिंग रेफ्रिजरेशन सोसाइटी ऑफ पाकिस्तान। तो मेरी जो प्रोडक्ट थी इसी के अंदर फॉल करती थी कि भाई ये वो हीटिंग कूलिंग से रिलेटेड है, इंसुलेशन से रिलेटेड है। तो वो सोसाइटी मैंने ज्वाइन की 98 में, पाकिस्तान की सोसाइटी है। तो उसमें ऐसे ऐसे इन्वॉल्व होना शुरू हुआ, उनकी किस तरह काम करते हैं, उनकी एक्टिविटीज़ में मैंने पार्टिसिपेट करना शुरू किया। तो वहाँ से थोड़ा शौक डेवलप हुआ कि यार ठीक है, आप कारोबार ज़रूर करें, कारोबार के साथ आप उसकी जो रिलेटेड उसके फोरम्स हैं उनमें उनमें आप पार्टिसिपेट करें। उसका आपको एडवांटेज होता है अल्टीमेटली आपकी पर्सनल ग्रोथ में भी और डेफिनेटली आपके कारोबार में भी, क्योंकि आप एक्सेल करते हैं जब आप मतलब कोई भी काम कर रहे हैं। मैं आप आईटी की मिसाल लेता हूं, अगर आप आईटी का काम कर रहे हैं तो आप ठीक है, आप अपने काम में एक्सपर्ट जरूर होंगे, बट आप ये ज़रूर देखें कि उस आईटी के फोरम्स क्या हैं, मतलब उसकी एसोसिएशंस हैं, जिस तरह अभी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट हपाशा है और बहुत सारे इस तरह के, उनमें भी आप जाएं, अपने आप को इन्वॉल्व करें। उसे एडवांटेज क्या होगा, एक तो आपकी अपनी जो पर्सनल स्किल्स हैं वो बढ़ेगी, नेटवर्किंग बढ़ेगी, वो जो आप अपनी सेक्टर में उसमें इन्वॉल्व हैं तो वो आपको अल्टीमेटली आपको बिजनेस में आपको हेल्प आउट करेगी। प्लस आपको पता लगेगा यार मैं लीडरशिप में आगे आ सकता हूँ कि नहीं आ सकता। तो वहाँ से मेरा स्टार्टअप था बेसिकली, जो मैंने उस जो एयर कंडीशनिंग की सोसाइटी है उसमें अपना एग्जीबिशन में पार्टिसिपेट करना शुरू किया, ऑर्गेनाइजिंग टीम्स में आया अपने आप को, मतलब कि बेसिकली ये सेल्फलेस और ऑनररी पोजीशंस होती हैं, इसमें आपको आ नहीं रहा होता पैसों के पॉइंट ऑफ व्यू से, जा ही रहा था, पैसे आपके पल्ले से जा रहे पल्ले होते से जा रहे हैं, होते हैं। आपका सबसे बड़ा जो सरमाया है आपका टाइम, वो आपका जा रहा होता है ऑन द कॉस्ट ऑफ योर बिजनेस, ऑन द कॉस्ट ऑफ योर फैमिली लाइफ, ऑन द कॉस्ट ऑफ योर पर्सनल टाइम आपको देना पड़ता है। बट ये बहुत लॉन्ग टर्म फायदे की चीज़ें हैं, बहुत लॉन्ग टर्म। मेरी मिसाल, मतलब मैं मिसाल सामने बैठा हूँ, तो ये जब मुझे इन चीज़ों में मैं आया तो मुझे अच्छा लगा यार ये तो बड़ा, एक तो ग्रोथ इसमें, नेटवर्किंग। देखिए आजकल के टाइम में तो नेटवर्किंग इज एवरीथिंग, उस टाइम शायद मुझे उस चीज़ का इतना ख्याल नहीं था, बट मैं ऑटोमेटिकली आ गया उसमें, विद द पैसेज ऑफ टाइम मैं उसमें आया। फिर उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता रावलपिंडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स, ये प्लेटफॉर्म है बेसिकली, करता क्या है कि इट्स अ ब्रिज बिटवीन गवर्नमेंट एंड द बिजनेस कम्युनिटी। ये जितने भी बिजनेस मैन हैं या जितने भी बिजनेसेस हैं वो उसके मेंबर बनते हैं चैम्बर के। तो हमारे जो जितने भी इश्यूज हैं टैक्सेशन के और जितने बिजनेस कम्युनिटी के इश्यूज होते हैं वो एड्रेस करता है ये फोरम।
तो वहाँ पे मैंने एंटर हुआ, मेंबरशिप तो थी पहले से। तो उसमें जब वाले साहब को मैंने देखा प्रेसिडेंट बने हुए 2007-8 में, वो प्रेसिडेंट थे पिंडी चैम्बर के, तो मुझे और शौक पैदा हुआ जब उनकी एक्टिविटीज़ देखी। तो मैंने बहुत ज़्यादा उसमें जो इंसान इन्वॉल्व होना शुरू किया। तो अल्हम्दुलिल्लाह फर्स्ट टाइम मैं वाइस प्रेसिडेंट बना 2012 में रावलपिंडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स का, और फिर 2012 से लेकर 2021 में मुझे मौका मिला प्रेसिडेंट बनने का। तो ये जो 8-9 साल का सफ़र था ना, ये बड़ा मुश्किल और बड़ा मतलब कि टफ सफ़र था कि मुझे उस पोजीशन पे टॉप पे आने के लिए बड़ा मेहनत करनी पड़ी, मनवाना पड़ा, क्योंकि रावलपिंडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री इज वन ऑफ द, यू कैन से, हैपनिंग चैम्बर्स ऑफ पाकिस्तान, वन ऑफ द मोस्ट वाइब्रेंट चैम्बर ऑफ पाकिस्तान। देर आर ऑलमोस्ट 100+ चैम्बर्स इन पाकिस्तान, जिसमें कि बहुत बड़े बड़े चैम्बर्स हैं, कराची है, लाहौर है, सियालकोट है, फैसलाबाद है। सियालकोट बड़ा अमीर चैम्बर है, पता उनका अपना एयरपोर्ट भी है, उनके अपने सिलसिले भी हैं। बट रावलपिंडी शहर ज़रूर छोटा है, इंडस्ट्री ज़्यादा नहीं है, मगर अल्लाह का शुक्र है हमारे यहाँ पे जो चैम्बर है, जो एक्टिविटीज़ हैं, हम हमेशा आउट ऑफ द बॉक्स कर रहे होते हैं चीज़ें। तो 13,000 मेंबर हैं, तीसरा बड़ा चैम्बर है। तो उसका जब मुझे मौका मिला प्रेसिडेंट बनने का, तो वो एक लाइफ चेंजिंग सारा सही है। मतलब वो जो नज़र आता है ना आसानी से बन जाते हैं, वो नहीं, 15 साल की आपकी जर्नी है, आप करते रहे और फिर ऐसा ऐसा उस साइड पे गए। अब थोड़ा सा हम चैम्बर की बात कर रहे हैं तो इस पर एम्फेसाइज भी कर लेते हैं। अंदर जाके क्या चीज़ नज़र आई, और नदीम ने अपने रोल के तौर पे एज ए प्रेसिडेंट के तौर पर अगर कह सकें कि यार मैं फील करता हूँ कि ये 2-3 काम मैंने किए जो फील करता हूँ कि अच्छे हैं या होने चाहिए थे, मेरी तरफ से हो गया वॉट एवर, तो एक तो अंदर चेंज क्या देखी कि यार इस साइड पे, क्योंकि अब दूसरी साइड पे चले गए थे। जब मेंबर थे एक चीज़ अलग होती है, लेकिन जब अंदर चले जाते हैं, प्रेसिडेंट के डिसीजन भी आप कर रहे हैं, मिल भी रहे हैं सारा कुछ, तो वो क्या चीज़ फाइंड आउट किया वहाँ पर, क्या नज़र आया? 2 चेंजेस मैं बताऊंगा, एक तो मेरे अंदर क्या चेंज आई और मैंने उस डिपार्टमेंट में क्या चेंज नहीं। देखिए पहली बात तो ये है कि मैंने इस तरह बताया कि एक बड़ा ऑर्डिनरी सा और बहुत मतलब कि शाय किस्म का, ज़्यादा इंट्रोवर्ट किस्म का मैं बंदा था। तो जब ये अपॉर्चुनिटी मिली, तो एक बड़ा इंटरेस्टिंग वाक़या भी है, वो फिर आगे जाके सुनाऊंगा कि जब मैं प्रेसिडेंट बना तो मैं आई वॉज वेरी शाय ऑफ, स्टेज फोबिया था मुझे। 4 बंदे सामने आए तो मैं घबराया था क्या बात करूँ। तो अब अल्लाह का शुक्र है 5,000 बंदे भी आए तो मैं बोल सकता हूँ। चेंज अपने अंदर ये आई कि मुझे कुछ चीज़ों का नहीं पता था अपने अंदर की कि मैं ये कर सकता हूँ, ये मेरे अंदर क्वालिटीज़ हैं। इस फोरम ने मुझे पॉलिश किया और मुझे चीज़ें वो लेके आई, वो सामने आई मेरी। पहली बात तो ये कि इस पोजीशन तक पहुंचने के लिए बहुत टाइम लगा। मैंने बहुत सारे इवेंट्स हेड किए चैम्बर में, एज अ चेयरमैन मुख्तलिफ कमेटीज़ को हेड किया, और वहाँ पे मेरी कुछ कैपेबिलिटीज़ मेरे सीनियर्स ने देखी, कुछ मेरे बड़ों ने, जो मेरे काफ़ी सारे मेंटोर्स भी हैं जो बिज़नेस कम्युनिटी के जो हेड करते रहे हैं हमारे सीनियर्स चैम्बर्स को, उन्होंने देखा कि यार नहीं ये कुछ कर सकता है, तो इसको ये मौका दिया जाए। क्योंकि ये जो टॉप की पोजीशन है ना, ये बहुत 13,000 मेंबर्स से एक बंदा ऊपर आता है, तो वो बहुत छान के और बड़ा देख के उनको लाया जाता है। तो वो चीज़ें उन्होंने कुछ देखी, कुछ शायद मेरे अंदर थी जो मुझे नज़र नहीं आ रही थी, उन्होंने फील कर लिया। तो उसमें जो चीज़ें थी, शायद एक लीडरशिप क्वालिटी थी, अल्लाह का शुक्र है। मतलब ये मैं अपने मुंह नहीं कहता, बट ये कि मुझे पैसेज ऑफ टाइम, वक्त के साथ साथ चीज़ें सामने आई कि हाँ मैं लीड कर सकता हूँ, और मैंने फिर किया, अल्लाह का शुक्र है, बड़े अच्छे तरीके से। 2021 में मैं प्रेसिडेंट बना, 1 साल का टेन्योर था। बड़ी टफ जॉब थी, इसलिए टफ थी मेरे लिए क्योंकि पोस्ट कोविड टाइम था, ताज़ा कोविड ख़त्म हुआ था, चीज़ें खुल रही थी। 2 साल 3 साल 19 से 20 21 मिड तक, मैं अक्टूबर 2021 में प्रेसिडेंट बना। तो आप समझें कि 3-2.5 साल मुल्क के बड़े मुश्किल हालात थे, पर पूरी दुनिया ही बंद थी सारा। तो उसमें जो कारोबारी लोग हैं, जो कारोबारी हजरात हैं, ये बिजनेस हैं, बहुत अफेक्ट हुए थे। तो चैलेंजेस बहुत ज़्यादा थे, इतने ह्यूज चैलेंजेस थे कि आपने उनको लेके भी चलना है, बिजनेस कम्युनिटी को अपने साथ, गवर्नमेंट के साथ भी आपने उनको मिला के चलना है। गवर्नमेंट जो मर्जी हो, चैम्बर हमारा ए पॉलिटिकल होता है। मतलब मेरी अपनी पर्सनल एफिलिएशन डेफिनेटली हो सकती है किसी पार्टी के साथ, बट जब मैं उस पोजीशन पे आता हूं तो फिर मैंने अपनी सिर्फ कम्युनिटी का सोचना है। तो वो जो चैलेंजेस थे ना, कि और चैलेंजेस क्या होते हैं कि जी डेफिनेटली आपके बिजनेस आप जब कर रहे हैं, खासतौर पर हमारे जैसे मुल्क में जो अंडर डेवलप्ड कंट्रीज हैं, हमारे टैक्सेशन के इश्यूज़ हैं, हमारे पॉलिसी मेकिंग के इश्यूज़ हैं, फिर गवर्नमेंट के साथ जो इश्यूज़ चलते हैं बिजनेस कम्युनिटी के, वो मसले मसाइल हैं। बाज़ औक़ात ऐसी चीज़ें आ जाती हैं टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से, गवर्नमेंट की ऐसी पॉलिसीज़ आ जाती हैं जो कि फ्रेंडली नहीं होती, बिजनेस फ्रेंडली नहीं होती। उनको न्यूट्रलाइज़ करना, उनके साथ बैठना, निगोसिएशंस करनी,
जो आपके वुज़रा हैं, आपकी जो डिसीजन मेकर्स हैं गवर्नमेंट की साइड से, फिर जो लीडर हजरात हैं बिज़नेस की साइड से, उनको बैठाना। अब अल्लाह का शुक्र है कि मैं फिर वही बात करूँगा, चैम्बर, ये पिंडी चैम्बर एक वाहिद चैम्बर है जिसमें पूरा जो हमारी यूथ रिस्ट्रिक्शन है, स्टार्टिंग फ्रॉम गुजर खान टिल वाह और मरी बीच में आता है, ये पूरा हमारे अंडर आता है रावलपिंडी चैम्बर के। हम सब एक प्लेटफॉर्म पे, जितनी भी यूनियंस हैं, जितनी भी एसोसिएशन हैं, वो सब रावलपिंडी चैम्बर के अंडर आती हैं। तो वो सब एक प्लेटफॉर्म पे होती थी। तो उनको लेके चलना, उनके इश्यूज़ को रिजॉल्व करना, और जिस तरह मैंने बताया कि पोस्ट कोविड मेरा इरा था, नई नई चीज़ें खुली थी, इश्यूज़ थे, बहुत सारे मसले थे। तो वो अल्लाह का बड़ा शुक्र है कि मैंने जो कोशिश की अपनी, एक तो मैंने ये रखा हमेशा कि जी मेरी ओपन डोर पॉलिसी होती थी। मतलब नो डाउट बड़ी हाई प्रोफाइल पोजीशन, बहुत आपका 70 से ज़्यादा नीचे आपका स्टाफ काम कर रहा है, आप डायरेक्टली मिनिस्टर्स के साथ मिल रहे हैं, एम्बेसडर के साथ मिल रहे हैं, ऑन कॉल अवे हैं सारे वो लोग। वो बड़ा वेटेज देते थे कि जी एक इंपॉर्टेंट चैम्बर है, उसका प्रेसिडेंट है, उससे बात की जाती थी। मगर मेंबर्स के लिए 24 आवर मेरे डोर्स ओपन होते थे। टेलीफोन मेरा पब्लिक होता था, मतलब कि बाहर औक़ात तो ऐसी भी सूरत हाल, रात को 2 बजे भी फ़ोन आ रहा है तो मुझे उठाना पड़ रहा है, और फिर बीवी शक करती है इस लड़की का फ़ोन तो नहीं है। तो मतलब ऐसी चीज़ें आपको सेक्रीफाइस करनी पड़ती हैं। उस एक साल में अक्टूबर 1 अक्टूबर 2021 से लेके 30 सितंबर 2022 तक मैं अपने ऑफिस नहीं जा सका। आई हैव टू लीव माई ऑफिस फॉर 1 ईयर। बिजनेस की बात कर रहा हूँ, अपने बिजनेस की बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। मुझे अपना बिजनेस छोड़ना पड़ा। फैमिली का ये सूरत हाल होती थी कि सुबह 10 बजे निकल रहा, 9:30 10 बजे घर से, और रात को आने का टाइम नहीं है। 10 बजे आ रहे हैं, 11 बजे आ रहे हैं, यानी कि सुबह मैं बच्चे स्कूल जाते थे तो मैं सोया होता था, और जब मैं घर आता था तो बच्चे सोए होते थे। तो हार्डली वीकेंड्स में भी कोई ना कोई एक्टिविटी चल रही है, इतना बड़ा आपका सिलसिला है। तो ये सेक्रीफाइसेस हैं जो आपको देने पड़ते हैं टू अचीव समथिंग। तो वो अल्लाह का शुक्र दिए, और पूरे होल्ड हार्टेडली दिए। जिस तरह बताया कि मेंबर्स के लिए ऑल टाइम अवेलेबल। और दूसरा, मैंने अपने साथ एक पैक्ट किया था, अपने साथ एक वादा किया था। देखिए हमारे यहाँ जो सबसे बड़ा डिलेमा और जो प्रॉब्लम है ना, अनफॉर्चुनेटली हम जब किसी पोजीशन पे पहुँचते हैं ना, किसी हाई प्रोफाइल, तो हमारे बहुत जल्दी गर्दन में सरिया आ जाता है। जब आपके आगे पीछे मुलाजिम हों, यस सर करने वाले लोग हों, और आप जब इस पोजीशन पे होते हैं तो हर बंदा आपको खामखा चढ़ा रहा होता है और पैम्पर कर रहा होता है कि जी बस आप ही आप हैं, तो दिमाग फिरने में टाइम नहीं लगता। मैंने सिर्फ कहा था कि नदीम 1 साल का टेन्योर है, ये 1 साल चुटकी में गुजर जाना है। मेरा असल इम्तिहान उस दिन शुरू होगा जिस दिन मैं इस कुर्सी से रिटायर हूँ और लोग मेरी तारीफ करेंगे। ये मेरा एम था। तो मैंने जितना मैं था ना, मैंने उस कोशिश की कि मैं उससे भी ज़्यादा हम्बल हो जाऊँ, उससे भी ज़्यादा डाउन हो जाऊँ। अपनी तबीयत को बाज़ औक़ात मारना पड़ता है, आपको बहुत सारी चीज़ें सेक्रीफाइस करनी पड़ती हैं, बाज़ औक़ात लोगों की बातें सुननी पड़ती हैं। चाहे नॉर्मल रूटीन में मैं वो ना सुनूँ, बात लोग आर्ग्यू करूँ, लड़ूँ ना टाइम से, मगर जब मैं इस पोजीशन पे हूँ, मैं चाहूँ तो मैं कहूँगा जी आप टाइम लेके आए मेरे पास, आप क्यों वॉक इन हो गए हैं, मैं आपकी बातें सुनूंगा, मेरे स्टाफ से बात करना नहीं। हर चीज़ का खुद सुनना, उसको रिजॉल्व करना, इज्जत देना, रिस्पेक्ट के साथ मिलना। अब ये वो चीज़ें हैं कि 2 साल गुजर हो गए मुझे रिटायर हुए। अल्लाह का शुक्र है, मैं अल्लाह का जितना शुक्र अदा करूँ कम है कि अभी भी लोग मिलते हैं तो इज़्ज़त के साथ नाम लेते हैं। मेरे पीछे भी इज़्ज़त के साथ नाम लेते हैं कि यार वो कोई बंदा था जो इज़्ज़त करता था, जो रिस्पेक्ट करता था। यही कमाई है मेरी। ज़बरदस्त। अच्छा, अब इसमें 2 सवालों को कनेक्ट करते हैं जो ऑडियंस के भी होंगे। एक तो ये कि चैम्बर का मेंबर बनना चाहिए, अक्सर लोगों के सवाल आते हैं, और ख़ासतौर पे जो आपका ब्रादरी इंडस्ट्री और सारा कुछ कि यार चैम्बर नहीं करती। एक तो मैं पहले 2 सवाल साथ ही कनेक्ट करते हैं। एक तो ये कि मेंबर बनना चाहिए, क्यों बनना चाहिए, ताकि अपनी वॉइस को पहुंचा सकते, क्या एलिमेंट्स है। दूसरा, जब आप प्रेसिडेंट रहे हैं तो बहुत सी ऐसी चीज़ें होंगी जो शायद आप मेंबर थे तो आप कहते थे यार ये चीज़ यूँ सॉर्ट हो जाए, ये यूँ हो जाए, लेकिन जब आप ऊपर गए तो आपको वहाँ के अलग चैलेंजेस नज़र आए कि जिस तरह कहा जाता है उस तरह नहीं होता। बहुत सी कॉम्प्लिकेशंस हैं, बहुत से अप्रूवल प्रोसेस है, बहुत सी चीज़ें हैं। तो दोनों चीज़ों को मैं चाहूँगा एड्रेस करें। पहले कि इंपॉर्टेंस ऑफ बिकमिंग अ चैम्बर मेंबर, और फिर हम आते हैं कि ऊपर चैलेंज में। देखिए जी, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है हमारे जैसे मुल्क में, इवन पूरी दुनिया में। आप किसी भी दुनिया के हिस्से में चले जाएँ, हर जगह में, हर शहर में चैम्बर्स हैं, और उनकी इम्पॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है। इम्पॉर्टेंट किस तरह है कि देखें, आप कोई भी काम कर रहे हैं, दुनिया किसी हिस्से में कर रहे हैं, मैं सर चलो पाकिस्तान की बात करता हूँ, चैलेंजेस बहुत ज़्यादा हैं हमारे यहाँ। कारोबार करना
एक जहाज से कम नहीं है। मैं तो कहता हूँ कि हम जो हमारी बिजनेस कम्युनिटी है ये सही जहाज कर रही है, ये जो मैन्युफैक्चरर सही जहाज कर रहा है, क्योंकि इतने चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं, इतने डिपार्टमेंट्स को आपको फेस करना पड़ता है, तो वो यहाँ पे आके चैम्बर आपका हेल्प आउट करता है। पहली बात तो ये है कि चैम्बर का मेंबर किस तरह बना जाए, ये इंपॉर्टेंट है कि मैं वो जरूर आपको बता दूँ। दैट इज़ वेरी सिंपल। बाज़ औक़ात लोग समझते हैं कि यार पता नहीं कोई रॉकेट साइंस है या बहुत मुझे कोई इसके लिए चिल्ला काटना पड़ेगा। आप जब कंपनी बनाते हैं कोई, तो डेफिनेटली आपका NTN बनता है, आप टैक्स रिटर्न जमा कराते हैं। आप फर्ज करें आज आपने कंपनी बना ली, ठीक है, कंपनी बना के आप सबसे पहले NTN के लिए अप्लाई करते हैं, जो कि 2 दिन में NTN आपको सर्टिफिकेट आया था। आप सिंपल जाएं चैम्बर में, आप वो NTN जमा कराएं, एक फॉर्म सिंपल फिल करें। साल की फीस इसकी जो सी एसोसिएट मेंबर की तकरीबन 8,500-9,000 रुपये है, और कॉर्पोरेट मेंबर की 12-13,000 रुपये है। ये कैटेगरीज गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से बनाई गई हैं। कॉर्पोरेट मेंबर वो होता है जो कि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी हो, जिनका टेन्योर 5 करोड़ से ज़्यादा हो, या वो एज अ सेल टैक्स में मैन्युफैक्चर रजिस्टर्ड हो, ये ऑटोमेटिकली उसमें वो फॉल कर जाएंगे। एसोसिएट बाकी सारे बिजनेस हैं। प्रिविलेजेस में, फैसिलिटीज़ में कोई फ़र्क नहीं। पहली बात तो ये एज सिंपल एज फॉर्म फिलिंग एंड, और 8-10 हज़ार क्या है, आप अगर फैमिली के साथ खाना खाने चले जाए तो 10 हज़ार का बिल आ जाता है आराम से, तो वो ज़्यादा ही आ जाता है। ये एक साल की फीस है इसकी। और आप यकीन जाने कि जो लोग इससे फ़ायदा उठाना चाहते हैं ना, वो 2 दिन में इससे फ़ायदा उठा सकते हैं। मैं हमेशा हर फोरम पे जाके कहता हूँ कि जी, लोग ये कॉमन क्वेश्चन है, चैम्बर हमें क्या देता है, आप चैम्बर के क्यों मेंबर बने। मैंने कहा जी, चैम्बर आपको कुछ नहीं देता, और ना चैम्बर ने आपके पास चल के आना है, फ़ायदा आपने उठाना है। हम यहाँ पे बैठे हुए 1 साल के लिए सेक्रीफाइस करके, ऑनरी पोजीशन है, मुझे कोई पे नहीं मिलती, मैं प्रेजेंट बैठा हूँ, मुझे टाइम भी अपना दे रहा हूँ, सब कुछ सेक्रीफाइस कर रहा हूँ, आप लोगों के लिए बैठा हूँ, आपके मसले हल कराने के लिए बैठा हूँ। एक लीगल फोरम है, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से ये बनाया गया फोरम है। अब आपने आना है, आपने अच्छा, अब जो इशूज हो आपको बताए वो तो अपनी जगह है। आप अगर मेंबर हैं और आपका कोई टैक्स का मसला ऐसा नोटिस आ जाता है जो कि आप समझते हैं कि ठीक नहीं है, आपके कोई लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के इशूज़ हैं, पुलिस के मसले हैं, कोई इशू है, आपका प्रेसिडेंट कौन सा है या आपका वाइस प्रेसिडेंट या सीनियर वाइस प्रेसिडेंट, वो आपका इशू रिजॉल्व करेगा, और हम करते हैं डेली बेसिस पे, और वो सुनता है। कोई भी डिपार्टमेंट हो, चैम्बर जब जाएगा तो वो सुनेगा, इज्जत करेगा, क्योंकि उन डिपार्टमेंट्स को पता है कि हम चैम्बर के साथ बना के रखेंगे तो हम बिजनेस कम्युनिटी से रेवेन्यू भी लेंगे, उनके साथ चलेंगे भी। अगर हम चैम्बर के साथ नहीं बनाएंगे तो, इसलिए जो ब्रिज का काम करता है ना चैम्बर, वो बिजनेस कम्युनिटी को फायदा दे रहा होता है, और उनकी मजबूरी होती है डिपार्टमेंट वालों की कि उन्होंने कोई ना कोई दरमियानी रास्ता निकाल के, अगर आप मेंबर नहीं है डेफिनेटली वी कैन नॉट हेल्प यू आउट ऑन दैट इशू। एक चीज़। दूसरी चीज़ जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो ये है कि कैपेसिटी बिल्डिंग, मुख्तलिफ किस्म की। अब हमारे चैम्बर, जो मैं पिंडी की अगर बात करूँ, तो हम रेगुलर बेस पे हम सेमिनार्स करा रहे होते हैं मुख्तलिफ IT से रिलेटेड। हर ऑलमोस्ट एवरी मंथ हमारे 1-2 सेमिनार हो रहे हैं, और फ्री ऑफ कॉस्ट, विदाउट एनी चार्ज। अच्छे मतलब हम स्पीकर्स बुलाते हैं, स्मेडा हमारे उसमें पैनल पे है, बल्कि ऑफिस भी है उसको स्मेडा का हमारे चैम्बर में। कोई ना कोई स्पीकर आ रहा है, हम अपने तौर पे को बुला रहे होते हैं। फिर उसके अलावा मुख्तलिफ किस्म के जितने भी बाहर से डेलीगेशन आते हैं, जितने भी मुख्तलिफ मतलब कोई, अब समझ शू मैनुफैक्चरर है, ठीक है ना, अब बाहर से कोई डेलीगेशन आया है, या जो आपके फास्ट मूविंग आइटम्स हैं, कमोडिटीज़ हैं, उनसे रिलेटेड कोई इंक्वायरी आई, सबसे पहले वो चैम्बर को कॉन्टैक्ट करेंगे। तो हम क्या करते हैं, मैच मेकिंग करते हैं। अब यहाँ पे अगर शू मैन्युफैक्चरर हमारे जो पिंडी में बैठे हुए हैं, बाहर से अगर कोई डेलीगेशन आया है, कोई ऐसा कि जी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के पॉइंट ऑफ व्यू से, या वो अपनी चीज़ बेचना चाहते हैं, या आपसे ख़रीदना चाहते हैं, तो चैम्बर इज़ द फोरम, क्योंकि एम्बेसी आपसे कॉन्टैक्ट करेगी, हम उनको बुलाएंगे, और अपने मैच मेकिंग करा के वहाँ से आपको डील्स भी मिलेंगी, लीड्स भी मिलेंगी, और वे फॉरवर्ड मिलेगा। दूसरी चीज़, हम हमेशा कोशिश करते हैं कि अपने मेंबर्स को बाहर लेके जाएं, अपने प्लेटफॉर्म के थ्रू। देखें, आप खुद बाहर चले जाएं, किसी भी एग्जीबिशन पे चले जाएं, किसी भी जगह चले जाएं, मगर आपको वो जो रीच नहीं मिलेगी जो चैम्बर के थ्रू, क्योंकि चैम्बर कांटेक्ट करेगा वहाँ एम्बेसीज के साथ, वहाँ के जो मिनिस्ट्री है, वहाँ के जो अदारे हैं, और वहाँ जाके हम जो B2B मीटिंग्स करवाते हैं, जो यहाँ से डेलीगेशन लेके जाएंगे, और वहाँ की जो लोग बैठेंगे वो बिल्कुल ऑथेंटिक होंगे, और वो एक मतलब उसकी ऑथेंटिसिटी बहुत ज़्यादा होगी, तो उसमें बहुत ज़्यादा लोग गेन करते हैं, बहुत फ़ायदे हैं। बड़ी अच्छी बात है। और यहाँ पे हम इसको कनेक्ट करते हैं IT की दुनिया के साथ। आजकल E-कॉमर्स का बड़ा है, लोग एक्सपोर्ट कर रहे हैं, अमेज़ॉन पे जा रहे हैं, ड्रॉप शिपिंग, सारा कुछ हो रहा है। उनके लिए बताएं कि उनको किस तरह हेल्प आउट हो सकता है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द पीपल ये सोलो होते हैं, अपना सेपरेट काम कर रहे होते हैं, लेकिन जैसे आपने मैन्युफैक्चरर्स की बात की, एक्सपोर्टर्स की बात की, और ख़ासतौर पर ज़्यादातर लोग इस तरह एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं, उनके लिए क्या फ़ायदा है और किस तरह अगर कनेक्ट कर सकें। देखिए जी, इस वक्त हमारे रावलपिंडी चैम्बर में तकरीबन 70 के करीब स्टैंडिंग कमेटीज़ हैं, ठीक है ना। स्टैंडिंग कमेटीज़ क्या होती हैं, हर
जो सेक्टर है उसकी एक स्टैंडिंग कमेटी बना दी जाती है, जिसमें एक आईटी भी है स्टैंडिंग कमेटी उनकी आईटी की, और बड़ी फाल स्टैंडिंग कमेटी है। हम इस वक्त मेरा ख्याल है साल में कोई 2 से 3 बड़ी एग्जीबिशंस करते हैं आईटी से रिलेटेड। उसमें डेफिनेटली उसमें एग्जीबिशन भी होती है, साइड एंड में कॉन्फ्रेंस भी होती है, एक तो ये चीज़ है। दूसरा, जिस तरह मैंने आपको बताया कि आईटी चूँकि आप एक बहुत ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें कि हर बंदा इस वक्त आना चाह रहा है, सीखना चाह रहा है, कनेक्टिविटी चाहता है, तो उसमें हमारे रेगुलर बेसिस पे सेमिनार्स होते हैं वहाँ पे चैम्बर पे, जिसमें सोशल मीडिया से रिलेटेड है, अमेजोन के हम बड़े सारे सेमिनार करा चुके हैं हम, मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें मैं अब शायद यहाँ पे नाम लूँ तो बहुत टाइम लग जाए, वो हम रेगुलर बेस पे। और हाँ, अगर आप मेंबर हैं हमारे और आपकी आईटी फर्म है और आप चाहते हैं कि यार मुझे इस फील्ड से रिलेटेड कनेक्टिविटी चाहिए बाहर के मुल्क में, या कोई ऐसा डेलीगेशन जा रहा है कि भी मैं उसका हिस्सा बनूं और वहाँ जाके मैं B2B में हिस्सा लूँ और मुझे वहाँ से बिजनेस मिले, तो वी आर ऑलरेडी डूइंग दैट। हमारे अभी इस वक्त पिछले 1 साल के अंदर मेरा ख्याल है 3 से 4 डेलीगेशन यूके जा चुके हैं, अमेरिका जा चुके हैं, सेंट्रल एशिया जा चुके हैं, और मुख्तलिफ मुल्कों में हम कॉन्स्टेंटली जा रहे होते हैं। तो बात वही है कि हम चूंकि जिसने बताया 70 हमारे स्टैंडिंग कमेटी, 70 स्टैंडिंग कमेटीज का मतलब 70 किस्म के ट्रेड्स हैं। तो ये अब आप पे डिपेंड करता है कि आप स्टैंडिंग कमेटी में या एज अ मेंबर कितना कुछ आप लेते हो चैम्बर से। चैम्बर इज देयर, हमारा R&D डिपार्टमेंट है, हमारा IT डिपार्टमेंट है, हमारे सारे डिपार्टमेंट मौजूद है। आप आए, आपको यार मैं ये कर रहा हूँ, ड्रॉप शिपिंग का काम कर रहा हूँ, ठीक है ना, मुझे यहाँ पे इसका आप कोर्स करवा के दें, मुझे यहाँ पे आपको सेमिनार करवा के दें। आप यकीन जाने कि अगर चैम्बर वो आप आते हैं और बैठते हैं प्रेसिडेंट के साथ, तो प्रेसिडेंट वहाँ पे सेमिनार भी करवाएगा और टॉप के जो आपके कोचेज हैं उनको वहाँ बुला के सेमिनार कराएगा और फ्री ऑफ कॉस्ट करवाएगा। सिर्फ वो आपके लिए नहीं होंगे, वो फिर पूरी कम्युनिटी के लिए होंगे, और भी लोगों के साथ उसमें डेफिनेटली एडवांटेज होगा। तो अच्छा, मतलब यहाँ पे एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात आपने ऐड ऑन किया और जो मैं चाहूँगा ऑडियंस के लिए रिकॉल किया जाए, वो ये है चैम्बर जो बनता है वो मेंबर से बनता है, और चैम्बर ने अपना इकोसिस्टम प्रोवाइड किया हुआ है, सारी चीज़ें, सारे पिलर्स वर्कआउट कर रहे हैं। जो मिस कॉन्सेप्ट है लोगों का, वो लोग वेट कर रहे होते हैं कि चैम्बर खुद चल के आके उनकी प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करे और फिर उसका सोल्यूशन करे, जो कि गलत है। व्हाट यू आर सेइंग और जो आपका एक्सपीरियंस बता रहा है वो ये है कि चैम्बर इज़ देयर टू सपोर्ट यू, हेल्प यू, गाइड यू। आप जाएंगे अपने मसाइल लेके, और कोई नई चीज़ भी आप लेके आना चाहते हैं, जो भी चैलेंजेस आ रहे हैं, तो चैम्बर आपको फैसिलिटेट करेगा, गाइड करेगा और सारी चीज़ों में आपको हेल्प आउट करेगा। वी आर बाउंड टू, वी हैव टू, दिस इज व्हाट रावलपिंडी चैम्बर इज डूइंग। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट अदर चैम्बर्स, सारे चैम्बर कर रहे होंगे, बट हमारे जो सीनियर्स हैं, जो हमारे बड़े हैं, जो हमारे मतलब कि हमें बता रहे होते हैं, हमें गाइड कर रहे, वो कहते हैं जी मेंबर सबसे पहले है, उनके इश्यूज सबसे पहले हैं, आपका ये फर्ज है कि आपको कोई मसला है तो उसको हल करना है। आप यकीन जाने कि लोगों ने, मैं आपको छोटी सी मिसाल देता हूँ, आप छोड़े उस बात को, हमारा आज से तकरीबन मेरा ख्याल है कोई 7-8 साल पहले एक डेलीगेशन गया कतर। अब वो कतर डेलीगेशन हमारे जाते रहते हैं, जब डेलीगेशन जाते हैं तो डेफिनेटली वो उसकी तैयारी होती है, पहले 3-4 महीने तैयारी में लगते हैं। वहाँ पे जो इदारे हैं या वहाँ पे जो जिस रिलेटेड डेलीगेशन जा रहा है उनके लोगों को इंगेज किया जाता है, चैम्बर्स को इंगेज किया जाता है, मिनिस्ट्रीज को इंगेज किया जाता है, वो फिर वहाँ पे मीटिंग्स रखते हैं। हमारे साथ इसी तरह डेलीगेशन में एक खातून गई, वो काम यहाँ पर छोटा मोटा कोई करती थी, यूनिट लगाया था छोटा सा उन्होंने स्टिचिंग का। अच्छा, वो चली गई वहाँ पे। अब आप यकीन जाने कि बहुत ही मतलब लो लेवल वो खातून काम कर रही थी, किसी न किसी तरह कतर में चलेगी। उस खातून ने मेरा ख्याल है उस B2B के बाद कोई 1.5 से 2 लाख यूनिफॉर्म का ऑर्डर उठाया वहाँ से। सिर्फ वजह क्या, उसने स्टेप लिया, उसने ये नहीं सोचा कि मेरे पास आएंगे। देखिए बात यह है कि ये आपको खुद आगे आना है। आप आएंगे तो चैम्बर ऐसा समुंदर है, या हमारी ये इदारे ऐसे समुंदर है, और हम इतना कुछ आपको दे सकते हैं और इतना कुछ आपके इश्यूज रिजॉल्व भी कर सकते हैं, आपकी बिजनेस में भी आपको फरोग दे सकते हैं, आपकी कैपेसिटी बिल्डिंग भी कर सकते हैं, और आपको पूरी दुनिया से कनेक्ट भी करवा सकते हैं। सिर्फ आपने हिम्मत नहीं करनी। और वो उसने आई और वो एक हमारे लिए केस स्टडी थी, और बड़ी हमारे लिए हैरानकुन चीज थी। बाद में उसने कहाँ तक ग्रो किया वो खैर हमने नहीं, इसी तरह की लातादाद केस स्टडीज हैं हमारे। जब भी डेलीगेशन बाहर गए हैं, कोई ना कोई वहां से वो कनेक्टिविटी क्रिएट करके आए हैं, या वो लीड जनरेट हुई है। विद द पैसेज ऑफ टाइम, आफ्टर 6 मंथ 7 मंथ वो मैच्योर हो गई, कहीं नहीं भी होती मैच्योर, बट ये है कि एक कोशिश होती है हमारी। तो वो, और ये जितने भी डेलीगेशन जाते हैं डेफिनेटली ऑन सेल्फ फाइनेंस बेसिस पे होते हैं।
मगर हमारी कोशिश होती है कि हम मिनिमम रेट्स पे, एक डेलीगेशन है उसमें फिर जो एयर फेयर होता है, जो वहाँ की रिहाइश होती है, वो भी हम मिनिमम पे लेके आते हैं। कि आप अकेले ट्रैवल करेंगे शायद ज़्यादा खर्चा हो, हमारे साथ ट्रैवल करेंगे तो वो काम होगा, कॉस्ट टू कॉस्ट रखते हैं उसको। चलें, कॉस्ट तो अच्छा है, उसका भी आप फ़ायदा दें, लेकिन अगर वैसे एक बिज़नेस के तौर पे देखा जाए, जब आप डेलीगेशन और चैम्बर की तरफ से जा रहे हैं तो वो जो एक्स्ट्रा एडवांटेजेस आपको मिल रहे हैं ना, बहुत ज़्यादा, जो कि इंडिविजुअल के तौर पे आपको नहीं मिल सकते। एटलीस्ट आप अच्छे नेटवर्क्स में जा रहे हैं, अच्छी कम्युनिटीज़ में जा रहे हैं, ऐसे लोगों से बात कर रहे हैं वहाँ पे जाके जो डिसीजन मेकर हैं, ठीक है, जहाँ पे B2B की आपने एग्जाम्पल बात की। अच्छा, अब इसी से एक और बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, वो ऐड ऑन करते ताकि हमारी चैम्बर वाला पार्ट कंप्लीट हो जाएगा। वो ये है कि यहाँ पे हमने क्लियर कर लिया कि मेंबर बनना चाहिए, उसके पर्क्स क्या हैं और क्या फ़ायदे ही ज़्यादा नज़र आ रहे हैं। अच्छा, अब उसके बाद होता यह है कि अक्सर ऐसी प्रॉब्लम्स लोग लेके आते हैं जो कि फ़ौरन रिजॉल्व नहीं होती हैं, ठीक है, टाइम टेकिंग होता है, सारा कुछ होता है, सारे मसले मसाइल। तो मैं चाहूँगा उस पॉइंट को भी आप एड्रेस कर सकें, बीइंग ए फॉर्मर प्रेसिडेंट, कि क्यों टाइम लगता है, क्या प्रॉब्लम्स होती हैं, किस तरह की हो सकती हैं, ताकि वो भी एक काउंटर नैरेटिव जो बना हुआ है कि चैम्बर नहीं हेल्प आउट कर सकता, उनको भी एड्रेस हो सके कि यार बिहाइंड द सीन्स क्या क्या चीज़ों से हमें गो थ्रू करना पड़ता है। देखिए जी, आपको पता है हमारी जो ब्यूरोक्रेसी है और हमारे जो सिस्टम है, दैट इज़ वेरी डिफिकल्ट एंड वेरी लेथार्जिक। उसमें बहुत सारे लूप होल्स हैं, बहुत सारे इश्यूज हैं। तो जब हम उसमें जाते हैं, क्योंकि डेफिनेटली जब आपने गवर्नमेंट के किसी इदारे के साथ उसको रिजॉल्व करना है इशू को, तो इट टेक्स टाइम। समटाइम्स वो इमीडिएटली हल हो जाते हैं, समटाइम इट टेक्स टाइम, और समटाइम होते भी नहीं है। देखिए, हमारी कोशिश पूरी होती है, पीछे से हम कोशिश पूरी करते हैं, होना ना होना फिर आगे अल्लाह ताला की मर्जी, और वो मतलब वो उसके नौयत केस की भी किस लेवल का वो उसकी मतलब इम्पोर्टेंस है, या उसकी किस लेवल तक उसका वो है संगीनी है उस मामले की। बट कोशिश ये होती है कि हमारे 80% मसले हम लोगों को रिजॉल्व करें। कितना टाइम लगता है ये डिपेंड करता है उस काम के नौयत की, मगर हम फॉलो करते हैं। और फिर मैं ये बात करूंगा कि इसमें फिर कसूर जो सा ना जिसका इशू है उसका होता है कि वो फॉलो नहीं करता। वो एक दफा आ गया, हम उसके साथ चले गए, या उसकी टाइम मीटिंग करवा दी, उसका सुन लिया गया। अब असल चीज तो फॉलो उसने करनी जिसका मसला है। वो समझते हैं कि जी हम चैम्बर को बता दी, शायद चैम्बर ऑटो पे चले। चैम्बर ऑटो पे इसलिए नहीं चल सकता क्योंकि चैम्बर के पास 1000 मसले और हैं, इतने सारे लोगों को देखना है, इतनी सारी चीज़ों को उन्होंने एड्रेस करना है, बहुत सारी जगहों पे हमने जाना होता है। तो आप फॉलो करें उस चीज़ को, तो हम उस चीज़ को डेफिनेटली उसके साथ चलेंगे और रिजॉल्व करवाएंगे। और मोस्ट ऑफ द केसेस, क्योंकि जिस तरह बताया कि चैम्बर की इंपॉर्टेंस इदारों में बहुत ज़्यादा है, वो इसको वेटेज देते हैं बहुत ज़्यादा कि यार इनके साथ हम बिगाड़ के नहीं चल सकते, और इनके साथ चलेंगे तो फिर हम आगे इन्हीं बिजनेस कम्युनिटी के साथ आगे मामलात भी ठीक होंगे हमारे। जी जनाब, तो फाइनली रोड मैपर उर्दू वर्जन में भी अवेलेबल है। आप roadmapper.com पे जाके इसको डाउनलोड कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। साथ साथ इंग्लिश वर्जन पहले से अवेलेबल है। सो बोथ, अगर आप इंग्लिश रीडर हैं या उर्दू रीडर हैं, आप ई बुक वर्जन इनके फ्री में हमारी वेबसाइट roadmapper.com से डाउनलोड कर सकते हैं। साथ साथ वो लोग जो ऑडियो बुक रीडर्स हैं, तो उर्दू वर्जन की पूरी 8 आवर्स की ऑडियो बुक भी हमारे यूट्यूब चैनल पे मौजूद है, आप वहाँ से इसको सुन सकते हैं। और अगर आप वीडियो सीरीज़ के अंदर इसको देखना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं, समझना चाहते हैं कि जनाब बुक में क्या है, उससे फ़ायदा उठाना चाहते हैं, तो वो भी हमारे यूट्यूब चैनल पे मौजूद है। और वो लोग जो हार्ड बुक रीडर हैं, जो चाहते हैं कि उनके पास ये हार्ड बुक में अवेलेबल हो, तो आप वहाँ से जाके इनको ऑर्डर्स भी कर सकते हैं। साथ साथ अगर आप चाहें तो रोड मैप्स के चार्ट्स भी जो हैं उसको भी ऑर्डर कर सकते हैं roadmapper.com। ठीक है जनाब, तो ये तो हमने बात कर ली चैम्बर की, और नदीम साहब का जो एक्सपीरियंस था प्रेसिडेंट्स का, होपफुली काफ़ी चीज़ें आपको कनेक्ट होंगी। अब हम चलते हैं थोड़ा सा और इनका जो वास्ट एक्सपीरियंस उसके ऊपर आइडेंटिफाई करते हैं। लेकिन मैं उससे पहले एक बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसको मैं एड्रेस करना चाहूँगा, जो मोस्ट ऑफ द हमारी यूथ मिस कर रही है और नदीम के एक्सपीरियंस से जानते हैं, वो है फैमिली बिजनेस को रन करना। और जिस तरह आपने भी शुरू में कहा कि आप फैमिली बिजनेस को जब रन करने जा रहे थे अर्ली स्टेज में कि नहीं अपना करूँगा, IT में करूँगा, गए ट्राई किया, वापस आए, तो एड्रेस करें उस बच्चे के लिए या उन लोगों के लिए जिनके पेरेंट्स ने या फैमिली में एक बिज़नेस बना दिया है, बट दे फील दे वांट टू डू समथिंग ऑन आवर, अपनी तरफ से खुद करना। और इसलिए नहीं कि वो करना चाहते हैं, इसलिए कि दुनिया या लोग ये दिखा रहे हैं कि भाई आप खुद से करें या अपना करें। तो वो मेरा जो पॉइंट ऑफ व्यू इसमें है वो ये है कि जब आपके फैमिली ने कोई बिज़नेस या कोई चीज़ बिल्डअप कर दी है, इट्स फार बेटर कि आप उसको 10x करने की तरफ जाएं रादर देन सिंगल अपना एक नया बिजनेस बिल्डअप करें, क्योंकि उसको भी फिर ईयर्स लगेंगे।
सो व्हाट यू से अबाउट दैट? देखिए जी, बात यह है कि इससे अच्छी तो अपॉर्चुनिटी आपको हो ही नहीं सकती ना। मैं बड़ी एक मिसाल देता हूँ, मेरे वाला साहब अक्सर ये मिसाल देते हैं कि जब मैंने अपनी ग्रेजुएशन कर ली या मास्टर्स कर ली, तो वो कहते हैं कि मुझे किसी के पास, क्योंकि माशाल्लाह मेरे वाला साहब को बड़ा एक्सपीरियंस और बड़ा उन्होंने इंडस्ट्री में भी सर्व किया, उनकी अच्छी कनेक्टिविटी नेटवर्किंग है, तो वो ये कहते हैं कि मुझे किसी अपने दोस्त के पास नहीं जाना पड़ा कि यार थोड़ा भतीजा जड़ा ना उन पढ़ गया तो इन्होंने किसी जॉब से रख लो। मेरा अपना चलता हुआ बिजनेस था, तो मतलब यूनिवर्सिटी के दौरान ही मैं अगर सुबह यूनिवर्सिटी जा रहा हूँ तो 2 घंटे की क्लास अटेंड करके मैं ऑफिस आके बैठ जाता था और वहाँ पे ही प्रैक्टिकली मैं सीख रहा होता था। देखिए बात यह है कि 9 to 5 जॉब के अपने एक एडवांटेजेस हैं, ठीक है ना, बट विद बॉर्न विद अ गोल्डन स्पून, मैं इसे कहूँगा कि इफ़ यू आर लकी इनफ to go to your family business rather than leaving that family business and starting from scratch, आई थिंक ये कोई अक्लमंदी नहीं है। क्योंकि आपके जो बड़े हैं, आपके जो मतलब बुजुर्ग हैं, उन्होंने एक एम्पायर खड़ी की है, चाहे वो जिस भी लेवल पे। आप उसे कहेंगे उसको छोड़ के दूसरी साइड पे चले जाएं, आप एक्सपीरियंस के लिए तो जा सकते हैं, जस्ट टू गेट दैट टेस्ट कि जी आप कॉर्पोरेट सेक्टर में किस तरह चला जाता है। 6 महीने जाएं, साल जाएं, दैट इज़ फाइन इनफ कि जी आप, मगर अल्टीमेट गोल ये होना चाहिए कि आपने वापस आना है अपने काम में जो आपका ऑलरेडी स्टैब्लिश है, और उसको फिर आपने आगे लेके जाना है उसको एक खास लेवल तक। तो उसके एडवांटेजेस बहुत ज़्यादा है कि आपका अगर बिजनेस है आप उसको ग्रो करें, क्योंकि डेफिनेटली आपके जो बड़ों ने बनाया वो एक ज़माने में, वो 2-3 डिकेड पहले उसको स्टार्ट किया होगा, या हो सकता काफ़ी अर्सा पहले स्टार्ट किया हो। आजकल के ज़माने की जो उसमें टेक्नोलॉजीज़ हैं या उसमें जिद्दत है वो आप पैदा कर सकते हैं, क्योंकि आप उस लेटेस्ट तरीके से पढ़े हुए हैं, सारा कुछ है, तो वो डेफिनेटली एडवांटेज देगा और उसको कॉम्प्लीमेंट करेगा जहां से आपके फादर ने या आपके बड़ों ने छोड़ा है, उसको आप ऊपर लेके जाएंगे। तो मेरा तो हमेशा ये यूथ से यही बात होती है कि अगर ऐसी कोई अपॉर्चुनिटी आ रही है तो यू आर लकी इनफ अमंग दी मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ पीपल कि लोगों को ऐसी अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती। अल्हम्दुलिल्लाह आई एम द ब्लेस्ड वन कि मुझे ऐसी अपॉर्चुनिटी मिली कि मेरे फादर, अल्लाह ताला उनको सेहत दे, लंबी ज़िंदगी दे, इज़ वेरी मच एक्टिव अभी भी काम में, और साथ हम मिल के सारा सिलसिला चलाते हैं। तो ये बड़ी खुशकिस्मती की बात है कि आप अपने बुज़ुर्गों के कारोबार को उनकी ज़िंदगी में सीख लें, बैठ लें, क्योंकि जो आपको इन डेप्थ और जो एक्सपीरियंस आपको वो बताएंगे वो कोई नहीं बता सकता। क्योंकि बड़ी सी सेइंग है ना कि आपका दुनिया में ये एक वाहिद रिश्ता है जिसमें आपको खुशी होगी कि आपका बेटा आप या ऊपर जा रहा है। अब मेरे माशाल्लाह 3 बेटे हैं, तो मुझे मेरा ख्याल है और किसी से शायद नहीं हो ना हो, मगर अगर मेरा बेटा मेरे से अच्छा करेगा या अच्छा एक्सेल करेगा तो इतनी जितनी ज़्यादा मुझे खुशी होगी किसी को नहीं होगी। इसी तरह मेरे वालिद साहब हैं कि मैं अगर एक्सेल करूंगा और उस कारोबार को लेके चलूंगा, ही विल बी मोर देन हैप्पी कि यार मेरा बेटा मेरे से भी अच्छा है, और वो उनका सीना चौड़ा होगा। तो ये तो अपॉर्चुनिटी है जो कि मिस करने वाली नहीं है। सही है। यहाँ पे हम डॉट ये भी कनेक्ट कर दें कि फैमिली बिजनेस को इस पर्सपेक्टिव से कि जनाब मैं अपना बिजनेस ज़ीरो से बिल्डअप करूँ, नहीं जाएं, देखें, एनालाइज करें, जो चीज़ें आप जैसे आपने भी टेस्ट कर रहे थे, टेस्ट करके आएँ, आपको पता चल जाएगा दुनिया में क्या चल रहा है, क्या चीज़ें चल रही हैं, और अगर आप समझते हैं कि आप बिज़नेस को ग्रो कर सकते हैं, एक्सपेंड कर सकते हैं सारा कुछ, तो उसका हिस्सा बने। यहाँ पे एक और चीज़ को कनेक्ट करते हैं, आप जिस लेवल पे अभी किस लेवल पर हैं आप अपने बिजनेस में? अल्लाह का शुक्र है, मतलब टॉप लेवल पे आप रन कर रहे हैं? अल्लाह का शुक्र है, पाकिस्तान में हमारा एक नाम है, और वी आर वन ऑफ द मतलब के आप कह लें कि जो जिस प्रोडक्ट को मैं बना रहा हूँ हम शुरू करने वाले पाकिस्तान में वो है। सही है। अच्छा, मैं अब जाऊँगा ग्राउंड लेवल पे कि बाबा ने फ़ौरन से तो आपको टॉप की सीट पे नहीं बिठाया, ठीक है, वो जो रगड़ा है उसके अंदर अगर नदीम कोई चीज़ें शेयर कर सके कि उन लोगों के लिए, मैं ख़ास तौर पर यह सवाल यूँ रख लेते हैं कि वो पेरेंट्स, वो जनरेशन जिन्होंने बिज़नेस बना लिया है और वो अपने बच्चों को इस फील्ड में लेके आना चाह रहे हैं और किसी वजह से वो कनेक्ट नहीं कर पा रहे, तो नदीम क्या एक्सपीरियंस है, उस जर्नी से गुजरा है कि वो क्या चीज़ें सिखाएं, कैसे एम्पावर करें कि वो कल को चल के उनके बिज़नेस को संभाल सकें? देखिए जी, हम अगर पाकिस्तान की और इस रीजन की बात करें ना, तो यहाँ पे जो सबसे बड़ा मसला होता है ना, जो फैमिली बिजनेस का, वो 2 जनरेशन से आगे चल नहीं पाता। उसकी एक मेन वजह है, 2 मैक्सिमम 3, और यही चीज़ अगर आप वेस्ट में देखें तो आप देखें 200 साल पुरानी कंपनी है और वो चली आ रही है। वजह सिर्फ ये है कि हमारे यहाँ प्रॉब्लम ये होती है कि हम या हमारे बड़े या हम खुद ये सोचते हैं कि यार आएंगे
पढ़ेंगे टॉप पे बैठ जाएंगे। देखिए जो हमारे बड़ों ने रगड़ा खाया ना, मेरे वालिद साहब की बात है, उन्होंने स्क्रैच से इस काम को शुरू किया, ठीक है ना। उन्होंने बड़ी स्लीपलेस नाइट्स इसमें गुजारी, ठीक है ना। बहुत सारे ऐसे रातें गुजारी, ऐसे दिन गुजारे जिसमें कि उनको ये समझ नहीं आती थी कि मैं शायद अगले महीने तनख्वाहें कैसे दूंगा। मतलब बड़े स्ट्रगल से एक एम्पायर क्रिएट होती है ना, अब बिल्कुल एक ऐसे तो नहीं शुरू होता है एकदम से। तो वो चीज़ शुक्र है मुझे तो नहीं ऐसी मिली, मुझे तो एक चीज़ बनी बनाई मिली, मगर उन्होंने उस प्रोसेस से जीरो से स्टार्ट करके उसको 10 तक लेके आए। अब उस 10 से आगे 20 या 100 पे लेके जाने के लिए मुझे बेहतर है और ये सजेशन है कि खुदारा अगर आप अपनी जनरेशन को लेके आ रहे हैं तो उसको थोड़ा सा रगड़ा लगाएं पहले, उसको अपने ही ऑर्गेनाइजेशन में, अपने ही इदारे में उसे कहें बेटा ये पकड़ो ना जाओ, जाके मजदूर के साथ खड़े हो, काम कैसे कर रहा है। आप यकीन जाने कि मैं जब आया बिजनेस में तो मैंने अपने हाथों से साइट्स पे जाके काम किया है। मतलब अब ये तो जो मैंने आपको बताया इंसुलेशन, जो पीयू इंसुलेशन का हमने, क्योंकि विद द पैसेज ऑफ टाइम हम चीज़ें चेंज करते रहे। हमारा एक और प्रोडक्ट भी है कूलिंग टावर के नाम से, इंडस्ट्रियल आइटम है ये भी। तो इसकी इंस्टॉलेशन मुख्तलिफ साइट्स पे होती है, सीएनजी स्टेशन पे होती है। तो मैं लेबर के साथ कड़ी धूप में 4-4, 5-5 घंटे खड़ा होता था, बाज़ औक़ात हाथ से काम भी करता था। ऐसा नहीं हुआ कि मुझे वाले साहब ने एक एयर कंडीशन कमरा दे दिया, सेक्रेटरी दे दिया और फौज दे दी कि बेटा बस अब साइन करते जाओ। नहीं, दैट इज़ द रॉन्ग अप्रोच। इफ़ यू वांट टू ग्रो योर बिजनेस तो आपको उसको ग्रास रूट लेवल पे लेके आना पड़ेगा कि यहाँ से देखो किस तरह काम हो रहा है। तो वो चाहे वो आप साइट पे जाके काम करें, चाहे आप अपनी वर्कशॉप में, या आप आपका अगर कॉर्पोरेट ऑफिस है, सर्विसेज का बिजनेस है, तो उसको उस कंप्यूटर वाले के साथ बैठाएं जो कि बेसिक काम कर रहा है, जहां से स्टार्ट हो रहा है, नॉट फ्रॉम दैट। क्योंकि आपने पढ़ तो लिया, बट जो हमारी पढ़ाई है और जो प्रैक्टिकली जो हो रहा है उसमें बड़ा ज़मीन आसमान का फ़र्क है, डायनामिक्स का बड़ा फ़र्क है। वो आपको सीखने हैं, वो आपको ट्रिक्स ऑफ ट्रेड सीखनी है, जो कि डेफिनेटली आपके पास हो तो हो रही हैं आपके पेरेंट्स से, आपके फादर से, आपके बड़ों से। बट ये कि आपको स्ट्रीट स्मार्ट बनने के लिए आपको वो प्रैक्टिकली करनी पड़ेगी और वो करवानी चाहिए। तो ये फ़र्क होता है जब आप उस थोड़ा सा रगड़ा खाते हैं और उस लेवल से गुजरते हैं, तब आपको जब फिर बाद में जाकर ऑफिस में बैठते हैं तो फिर आप चीज़ों को समझते हैं कि यार नहीं, ये बंद काम कैसे हुआ है और इस काम का तरीकाकार क्या है। तो ये हमेशा मेरे वालिद साहब ने भी ये बात की है और मैंने, अल्लाह का शुक्र है कि मैं बड़े साल मैंने रगड़ा खाया है। अभी भी मेरी कोशिश होती है कि मैं मतलब बिल्कुल वो 9 to 5 वाला बाबू बनकर ना बैठा हूँ, काम होता हूँ। सही है। आपने बात जिक्र किया कि आप जब एजुकेशन कर रहे थे तब भी ऑफिस में कब से आपकी लर्निंग स्टार्ट हुई? मेरी मैं जब बीएस कर रहा था तो तब ही मैंने जाना शुरू कर दिया। जब मैंने मास्टर स्टार्ट किया तो उसमें तो फुल फ्लैश था ये कि आपको पता है 2-3 घंटे की क्लास होती थी मास्टर्स की। तो उसके बाद फिर मैं ऑफिस चले जाते थे और वहाँ पे कुछ रेगुलर देखते थे। हाँ, मतलब साथ डिसीजन मेकिंग में बताते थे वालिद साहब कि भी ये, वैसे तो अगर देखें तो स्कूल के ज़माने में ही मैं थोड़ा बहुत, क्योंकि अब मेरे फादर ने कंपनी 77 से बना ली थी वो जॉब के दौरान ही अपने। तो जब उन्होंने देखा कि किचन उनका चलना शुरू हो गया है इस जो मैंने कंपनी बनाई है, तो उन्होंने 84 पे फिर रिज़ाइन किया अपनी जॉब से और फुल फ्लैज काम की तरफ आए। तो फिर बचपन से ही थोड़ा थोड़ा जाना शुरू। सही है। तो यहाँ पे एक और डॉट कनेक्ट करते हैं ऑडियंस के लिए, वो ये है कि जो मोस्ट ऑफ द पीपल और लोग नहीं आ पाते, यूथ नहीं आ पाते, उसका रीज़न ये भी है कि वो वेट कर रहे होते हैं पेरेंट्स के बच्चा एजुकेशन कंप्लीट कर ले, मास्टर कर ले और उसके बाद वो बिज़नेस में लाने की कोशिश कर रहे होते हैं। वहाँ तक जब तक वो मास्टर में पहुँचता है उसका दिमाग और माइंडसेट एक डिफरेंट डायरेक्शन में जा चुका होता है, और उसके बाद जब वो बिज़नेस में आता है तो वो जो मास्टर कर लेता है ज़्यादातर वो क्या, मैं बॉस बनूँ या मैं सीट पे बैठूँ, ठीक है, वो लेबर इंटेंसिव वाले काम की तरफ नहीं जाता। तो मेरे ख्याल से ये भी एक बड़ा मिस मैच है जिसकी वजह से नहीं हो पाता। और अगर अर्ली स्टेज में करवाया जाए तो ट्यूनिंग होगी, सीखेगा, देखेगा और फिर शायद ज़्यादा अच्छा। अच्छा, इसमें दो आपके सवाल के दो जवाब बन रहे हैं। एक तो जो आपने फैमिली बिजनेस का बात की और एक दूसरा एंड भी आप बात कर रहे हैं, जो कि मैं हर यूनिवर्सिटी में, हर जहाँ पे मेरी यूथ से बात होती है ना, मैं उनको बड़ा ये बताता हूँ। देखिए, एक पहली बात तो आपने की जो कि फैमिली बिजनेस की है। फैमिली बिजनेस की डेफिनेटली वो मतलब आपका अगर डिपेंड करता है पढ़ क्या रहे हैं, आपकी कितनी उसमें इन्वॉल्वमेंट है। अगर आपके पास टाइम है तो उसमें चाहे घंटा दें, 2 घंटा दें, आप ऑफिस जाएं, देखिए सिस्टम को, क्योंकि आप पढ़ाई के दौरान ना आपको पता लग रहा होता है कि यार आप पढ़ भी रहे हैं, आप प्रैक्टिकल भी देख रहे हैं, तो बहुत सारी चीज़ें आप को रिलेट कर रहे होते हैं और चीज़ों को लेकर चल रहे होते हैं। एक तो ये चीज़ हो गई। अब दूसरा जो सबसे बड़ा हमारे यहाँ डायलेमा है ना, वो ये है कि हम अगर जॉब की तरफ जाते हैं, जो कि मैं हमेशा एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ ज़्यादा मेरा फोकस होता है कि मैं इस पर लोगों को लेके आऊँ,
उसमें मसला ये है कि हमारे यहाँ जो दिखाया जाता है पढ़ाई के दौरान, या हमें दिखाया जाता है बड़ा एक रोज़ी पिक्चर के यार आपने मास्टर्स कर ली, बड़ी अच्छी यूनिवर्सिटी से मास्टर्स कर ली और अच्छे ग्रेड्स में मास्टर्स कर ली, तो अब बंदे का होता है कि यार अब मैंने तो कर ली है, अब मुझे 2 लाख की जॉब मिलेगी, एक कमरा होगा, एक खूबसूरत सी मेरी सेक्रेटरी बाहर बैठी होगी और मैं सूट पहन के कॉफ़ी पी रहा हूँ, बाहर नज़ारा कर रहा हूँ साइन। ऐसा नहीं है, खुदारा ऐसा नहीं है। आप प्रैक्टिकल लाइफ इज़ वेरी डिफरेंट। आप ये हम इस चक्कर में 2-2.5 लाख के या किसी एक जो जेन में एक खास फिगर होता है उस चक्कर में हम ट्रेन मिस कर जाते हैं। देखिए बात यह है कि आप इतना इस वक्त कम्पिटिटिव दौर है, इतना इस वक्त अपॉर्चुनिटीज़ आ भी रही होती हैं और बड़ी स्पीड से निकल भी रही होती हैं। यहाँ पे हमने एक और बड़ी इंटरेस्टिंग बात आपने जिक्र कर दी और वो जॉब की आ जाती है कि लोग जॉब करें, एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ करें। क्या जॉब से एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ आना चाहिए, या शुरू से एक बंदा जनाब मैं एक नया आइडिया लेके आऊँ, नई चीज़ दरियाफ्त करूँ, व्हाट शुड बी द रोड मैप हम कह लें जो इफ़ेक्टिव उसको एक सक्सेस की तरफ लेके जा सकता है? देखिए इसमें 2-3 फैक्टर्स हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि डेफिनेटली जिस तरह मैंने बात की कि आपको जो एक टेस्ट है मार्केट का वो लेना ज़रूरी है कि भाई हो क्या रहा है। अगर आपको जॉब मिल रही है, गो एंड गेट इट, बट द फाइनल गोल शुड बी द एंटरप्रेन्योरशिप। अपना कोई चीज़ करना है, अपनी कोई आपने जॉब क्रिएट करनी है, ठीक है ना, आपने अपने नीचे लोगों को लेके चलना है, ये आपकी सोच होनी चाहिए। अब इसमें सबसे बड़ा आप देखें जो पैराडाइम शिफ्ट हुआ वो कोविड के दौरान हुआ। कोविड के दौरान दुनिया टोटल चेंज होकर रह गई। आपका ऑनलाइन अपॉर्चुनिटीज़ इतनी मिली क्योंकि दुनिया बंद थी सारी, आपकी इतनी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ आई, इतनी ज़्यादा आपके आगे सामने चीज़ें आई कि वहाँ से स्टार्टअप्स बहुत ज़्यादा डेवलप हुए। अब जिन्होंने इनिशिएटिव लिया, अब इनिशिएटिव लेने में भी मैं हमेशा यूथ को ये बात कहता हूँ, हमारे यहाँ जो ये जेन जी है जिसको हम बात करते हैं, ये बड़ी इम्पेशेंट यूथ है, बड़ी जल्दी हिम्मत हार जाते हैं। एंटरप्रेन्योरशिप के लिए सबसे जो गोल्डन रूल है, वो सबसे गोल्डन रूल ये है कि आप 10 दफ़ा गिरेंगे और आपको 11वीं दफ़ा आपको कामयाबी मिलेगी। किसी को 5वीं दफ़ा मिल जाती है, किसी को दूसरी दफ़ा मिल जाती है। हमारे साथ मसला ये है कि हम एक दफ़ा नुकसान उठाते हैं ना अपने स्टार्टअप में या अपने किसी वेंचर में, कहते हैं नहीं हो सकता जी, नहीं हो सकता। आप वहीं से हिम्मत हार जाते हैं। दिस इज़ द डायलेमा। और सबसे और इसमें मैं शायद कसूरवार थोड़ा से अपने पेरेंट्स को भी ठहराऊँगा, अपने बड़ों को भी ठहराऊँगा। वो कहते हैं कि यार नहीं, तू जाके ना 9 to 5 जॉब कर, ये बेहतर है, पक्की जॉब है, ठीक है। नहीं, अब उसमें क्या होता है कि वो जॉब के चक्कर में अपना वो जितना उसके जो स्किल्स हैं या जो वो उसकी एक अंदर अर्ज है खुद काम करने की, अपना बिजनेस करने की, वो ख़त्म हो जाती है। अब वहाँ पे जब फेलियर आता है एंटरप्रेन्योरशिप में, अपने कारोबार में, तो वहाँ से फिर आपको जो से डिस्करेजमेंट स्टार्ट हो जाती है। और इनकरेजमेंट अगर आपको सपोर्ट आपको फैमिली की तरफ से मिल रही है और आपके अंदर वो है कि यार नहीं मैं फेल हो रहा हूँ, दुनिया में आप जितनी भी सक्सेस स्टोरीज में फिर बात करूँगा वो फेलियर से स्टार्ट हुई हैं। जितने बड़े बड़े इस वक्त दुनिया में आपको नज़र आते हैं जिनकी कि हमें केस स्टडीज़ पढ़ाई जाती हैं यूनिवर्सिटीज़ में, वो उनका स्टार्टअप इस तरह ही है कि उन 10 दफ़ा फेल हुए, 11वीं दफ़ा जाके उनको कामयाबी हासिल हुई है। तो ये अपने अंदर पेशेंस पैदा करना बड़ा ज़रूरी है एंटरप्रेन्योरशिप के लिए। चाहिए। और यहाँ पे एक और चीज़ मैं डॉट कनेक्ट करता हूँ, एंटरप्रेन्योरशिप की जब हम बात करते हैं ना, वो पोर्ट्रेट बड़ा अच्छा किया जा रहा है या इस तरह किया जा रहा है, बड़ा कूल सा है। लेकिन अगर ट्रू एंटरप्रेन्योरशिप की बात करें तो वो है रगड़ा, कि आपको काम के साथ, रगड़े के साथ साथ मेंटली ग्रोथ आपको चाहिए। और जिसकी हम फेलियर की बात कर रहे हैं कि लेट्स सपोज 5 फेलियर और 6 फेलियर्स, वो फेलियर्स नहीं है, वो लेसन्स हैं। एक दफ़ा आपने एक चीज़ सीखी, दूसरी दफ़ा तीसरी, फिर सीखते सीखते आप ऐसे लेवल पर पहुँचे कि अब आपने जो वेंचर बिल्डअप करने गए हैं उसमें वो सारे डॉट्स कनेक्ट हो रहे हैं, राइट। इसीलिए, और अगेन हम अगर थोड़ा सा इसमें यहाँ पे एक और चीज़ भी बड़ा डिस्कस कर लें, वो ये इंपॉर्टेंट है, एंटरप्रेन्योरशिप इज़ नॉट फॉर एवरीवन, ठीक है। तो ये भी अगर हम इसको टच कर लें कि किस तरह के लोगों को आना चाहिए। और अगर हम चैलेंज की बात करें तो वो इनके लिए ज़्यादा आसान हो जाएगा कि जनाब अच्छा तो बात की बात है, जो चैलेंजेस है, जिस तरह आपने कहा कि जनाब आपको ऑफिस को सेक्रीफाइस करना पड़ा, चैम्बर को चलाते रहे, फिर रगड़ा लगा, सारी चीज़ें। तो अगर हम थोड़ा सा इस चीज़ पे भी फोकस करें कि क्या एज एंटरप्रेन्योर चैलेंजेस फेस करना आते हैं या किए जाते हैं। देखिए जी, जिस तरह मैंने बात की, आप आजकल की जो एंटरप्रेन्योरशिप है ना, वो बड़ी आसान है एज़ कम्पेयर टू आज 10-15-20 साल पहले, 25 साल पहले। 25 साल पहले या 30 साल पहले अगर हम जाए ना, तो आपको होता था कि यार मैंने काम शुरू करना है अपना, ठीक है ना, पहले मैं ऑफिस लूँगा किराए पे, ठीक है ना, उसके 6 महीने का किराया दूंगा, पगड़ी दूंगा, फिर फर्नीचर डालूंगा, फिर मैं स्टाफ रखूँगा,
इतना रिसोर्सेज होंगे तो अपना कारोबार शुरू कर सके। कॉन्सेप्ट नहीं था घर में बैठे करने का, लैपटॉप पे बैठे किसी कैफे में काम चलाने का। अब तो चीज़ें बड़ी आसान हो गई हैं। चीज़ें किस तरह आसान हो गई हैं वो एक अलग बात है कि माइंड सेट हर बंदे का नहीं होता उस साइड पे आने का, मतलब हर बंदा उस तरह नहीं सोच पाता, या हर बंदे की एक चीज़ नहीं होती कि वो उस साइड पे आए। बट अपॉर्चुनिटीज़ की बात करें और रिसोर्सेज की बात करें तो वो बहुत आसान हो गए, मतलब दोनों एंड्स का है ना। जहाँ पे आपका आप कंपटीशन लेवल बहुत बढ़ गया है, ठीक है ना, स्टार्टअप्स में, एंटरप्रेन्योरशिप पे, वहाँ पे आपकी आसानियाँ भी बहुत पैदा हो गई हैं। आसानियाँ किस तरह पैदा हो गई हैं कि आपके पास आइडिया है सिर्फ, ठीक है ना, आपके पास आइडिया है, आपको सिर्फ एक लैपटॉप चाहिए, आपको आइडिया चाहिए और काम बहुत आसान है। हमारी भी ऑफ द लाइन थोड़ी सी बात हो रही थी कि जी हम अब काम जो से ना कोशिश करते हैं खुद करें सारे काम, खुद का ज़माना अब ख़त्म हो गया। ये जो बात हुई थी ना हम थोड़ी देर पहले, आधा घंटा पहले, कि जी मैं क्यों नहीं कर पाया उस ज़माने में, आज से 20 साल पहले, यही वही वजह थी कि उधर इतने रिसोर्सेज नहीं थे, इतने आउटसोर्सिंग की अपॉर्चुनिटीज़ नहीं थी नेशन वाइड एंड इंटरनेशनल। अब तो आपके पास अगर आइडिया है, आप चीज़ कर सकते हो, स्किल्स हैं, तो पूरी दुनिया में आपको बंदे मिल जाते हैं। आपके सामने प्लेटफॉर्म्स हैं, आप वर्क्स है, फ्री लांसर है, गो एंड पोस्ट योर थिंग एंड गेट इट डन फ्रॉम द एनी फ्री लांसर फ्रॉम द वियतनाम, गेट इट डन फ्रॉम एनीथिंग फ्रॉम द बंगाली, फ्रॉम पाकिस्तान। एक्सपर्ट्स बैठे हुए हैं, उनको इन्वॉल्व करें, अपना एक नेटवर्क बनाएं और उस चीज़ को लेकर चलें। तो अब तो बड़ा आसान है ना। पहली बात, आपको बहुत ज़्यादा पैसों की ज़रूरत है ना, आपको कोई ऐसी कोई लेविश किस्म की स्पेस की ज़रूरत है, ना स्टाफ की ज़रूरत है। अब तो मैं देखा होता है कि जो यूथ है वो 3-3 घंटे कैफ़े में बैठी होती है और काम अपना आधा काम वहीं पे कर लेती है। तो वो दूसरी बात है कि आपका माइंड सेट है कि नहीं है। देखिए, हर बंदा कारोबार नहीं कर सकता और हर बंदा नौकरी नहीं कर सकता। अब हमारे यहाँ मसला ये है कि हम दोनों जगहों पे बाज़ औक़ात फंसे होते हैं। फंसे क्यों होते हैं? शायद हमारे सोशल प्रेशर्स, हमारी जो एक्सपोजर है, प्रॉपर गाइडेंस नहीं है। मैं बहुत सारे ऐसे लोगों को जानता हूँ कि मैं सोचता हूँ कि यार ये अगर नौकरी बेचारा कर रहे हैं, अगर अपना कारोबार करे तो बहुत ग्रो कर सकते हैं। और बहुत सारे ऐसे लोगों को जानता हूँ जो नौकरी में फंसे हुए हैं और मैं कहूँ यार ये अगर दफ्तर में किसी की जाके बैठ जाए 9 to 5 तो ये बड़ा अच्छा कॉर्पोरेट में ग्रो कर सकता है। ये इश्यूज़ हैं। असल चीज़ एक्सपोजर की, ग्रोथ की है। माशाल्लाह यू आर डूइंग अ वेरी गुड जॉब। मैंने जिस तरह भी देखा, रोड मैप जो आपने बुक भी लिखी है, और जब मैंने इसको सारा रिव्यू किया और देखा है, इट इज़ नॉट बेस्ड ऑन स्पेसिफिक बिजनेस। ये हर बिजनेस को रोड मैप देते हैं। तो ये चीज़ें ऊपर आनी चाहिए। हमारी यूथ, जिसको हम कहते हैं कि 70% 30 साल से कम है, एक टाइम बॉम्ब है। इसको हम चैनलाइज नहीं करेंगे तो ये तो खा जाएंगे, किधर जाएंगे। तो ये एक हथियार भी है, एक फ़ायदा भी है। तो ये चीज़ें हमें करने की ज़रूरत है। सही। अब आपने बुक का कनेक्ट कर दिया और वो इसी से हम कनेक्ट करते हैं एंटरप्रेन्योरशिप का, कि हमने बुक के अंदर वो 4 लेवल्स भी दिए हैं ताकि वो लोग जो एड्रेस करें कि मैं जॉब करूँ, एंटरप्रेन्योरशिप करूँ, तो बुक से और अगेन फ्री में पढ़िए, डाउनलोड कर लेंगे। क्या आप टेक्निकल एंटरप्रेन्योर, टेक्निकल वो बंदा जो खुद से काम कर रहा होता है। फिर आता है मैनेजरल बंदा जो लोगों से काम करवाता है। मैनेजर, अच्छा मैं अक्सर ये कहता हूँ कि मैनेजर बंदे की अगर स्किल को आइडेंटिफाई करना है ना, तो इस तरह के वो आपको अपने रूम में वेला नज़र आएगा। सारे कहेंगे यार वो कुछ काम नहीं करता, उसका काम ही यही है कि लोगों से काम करना, ठीक है। अच्छा, फिर आता है थर्ड, विजनरी, वो बंदा जो इस फील्ड में कुछ अरसे से है तो उसको कुछ चीज़ें नज़र आती हैं, डॉट्स कनेक्ट करता है विजन। और फिर चौथा आता है ओनरशिप वाला लेवल, कि ये बंदा जो चीज़ों को ओन करता है और काम करवाता है। सो व्हाट यू सेड कि आप आइडेंटिफाई करें कि आप किस रोल में फिट आते हैं, और बाकी वो रोल जो आपके अपने बिजनेस को ग्रो करने में हेल्प आउट हो सकते हैं, उसको सीखने की बजाय ब्रिंग द बेस्ट पीपल या गुड पीपल, और वो चीज़ों को एग्जीक्यूट करें। तो एंटरप्रेन्योर इन सिंपल वर्ड्स में जो आइडिया को एग्जीक्यूट करवाए प्रॉपर रिसोर्सेज को लेके, गुड हो गया। अच्छा, आपने एक बड़ी ज़बरदस्त बात की थी। आपने कहा था कि जनाब हम सारी दुनिया की केस स्टडीज़ तो दिखाते हैं, ठीक है, हम क्यों सेवर फूड की नहीं दिखाते, हम क्यों फ्रेस्को की नहीं दिखाते, तहजीब की नहीं दिखाते, जे डॉट की नहीं दिखाते। तो मेरा ये सवाल है, आप चैम्बर का हिस्सा भी रहें, वाई डोंट चैम्बर डू समथिंग लाइक दैट, कि इस तरह के लोगों को ऑन बोर्ड ला के या किसी तरीके से ला के इनकी केस स्टडीज़ मैसेज तक पहुँचाए। इस चैम्बर डूइंग, और क्या है इसके बारे में? मुझे बड़ी तकलीफ़ होती है और बड़ा दुख भी होता है। मैं जब प्रेसिडेंट था, और अल्लाह का शुक्र है प्रेसिडेंट टेन्योर के बाद ही मुझे बहुत सारी जगहों पे मौका मिला जाके लेक्चर्स देने का, यूनिवर्सिटीज़ को स्टडी करने का, उनके सिस्टम्स को रेक्टर्स के साथ, चांसलर के साथ बैठ के बात करने का। जो कुछ हमें पढ़ाया जा रहा है ना, अनफॉर्चुनेटली
वो बहुत रियल लाइफ से फ़र्क है, बहुत फ़र्क है। और जिस तरह मैंने बात की केस स्टडीज़ की कि हमारे डायनामिक्स बहुत फ़र्क है, हमारी जो ग्राउंड रियलिटीज़ हैं बहुत डिफरेंट है। हम जो यूएस में जिसकी केस स्टडी पढ़ाई जा रही है, यूरोप की पढ़ाई जा रही है, हमारे यहाँ चीज़ें डिफरेंट है। हम उसी केस स्टडी तो पढ़ लेते हैं और उसी केस स्टडी को पढ़ के फिर हम उसको इंप्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं, नॉट पॉसिबल। आपको जो यहाँ रगड़ा लगना है, आपको यहाँ पे जो आपके 36 किस्म के इदारों के साथ निबटना पड़ना है, एक हमारे यहाँ वन विंडो ऑपरेशन नहीं है, उन मुल्कों में वन विंडो ऑपरेशन है, ठीक है ना। हमारे यहाँ अगर किसी चीज़ का एनओसी लेना है, लाइसेंस लेना है शुरू करने के लिए 36 इदारे इसमें इन्वॉल्व हैं। वहाँ पे क्या क्या चलता है, किस तरह पहिए लगाए जाते हैं फाइलों को, वो ना किताबों में पढ़ाया जाता है, ना बाहर की केस स्टडीज में पढ़ाया जाता है। तो बात यह है कि जब तक हम अपने अब, और अल्लाह का शुक्र है इस वक्त हमारे अपने बहुत ज़्यादा ब्रांड्स हैं, ऐसे ब्रांड्स भी हैं जो कि इंटरनेशनली जाके बड़ा अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। आपने खुद ही नाम लिया जे डॉट का, इसी तरह के हमारे और बहुत सारे अच्छे अच्छे ब्रांड हैं जो कि आपको आउटलेट्स नज़र आएंगे, न्यूयॉर्क में भी अब नज़र आएंगे, दुबई में नज़र आएंगे, मुख्तलिफ मुल्कों में नज़र आएंगे। तो वो एक अच्छे ब्रांड के तौर पर परफॉर्म कर रहे हैं, तो उनको क्यों नहीं पठाते हैं हम? वो हमारे सिस्टम से ही निकले हैं ना। हमारे सिस्टम की जो हमारी सख्तियां हैं, जो हमारे मुश्किलात हैं, उन्हीं में से वो एक्सेल करके गए हैं। जब आप उनको पढ़ाएंगे ना, तो जो हमारा यहाँ बैठा हुआ स्टूडेंट है वो बड़ी जल्दी से कोरिलेट करेगा, उसको लिंक अप करेगा कि यार मैंने इस प्रोसेस से गुजरना है। ना कि आप बता रहे हैं कि जी मैं बाहर की किसी केस स्टडी को, जहाँ पे कि आपको बिजनेस लाइसेंस लेने के लिए 3 घंटे चाहिए, अकाउंट खोलने के लिए आधा घंटा चाहिए, और आपको किसी किस्म के एनओसी की ज़रूरत नहीं है, यू आर फ्री टू डू बिजनेस लीगली। तो वो चीज़ें यहाँ इंप्लीमेंट नहीं होती, यहाँ के डिफरेंट चीज़ें हैं। ठीक है, हाँ, ये तो हमने प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई किया, आपने अच्छा एक्सप्लेन कर दिया। बट अगेन द सवाल ये आता है क्योंकि एजुकेशन सेक्टर ये कहता है ठीक है जी ले आओ केस स्टडीज़ हम पढ़ा लेंगे। अब सवाल ये कि वो केस स्टडीज़ क्रिएट कौन करेगा, उसको कनेक्ट कौन करेगा? क्या चैम्बर्स में हेल्प आउट कर सकता है या चैम्बर्स के अंदर वर्कआउट कर रहा है कुछ ऐसी चीज़? देखिए जी, हमारी जहाँ तक हेल्प करने की बात है ना, वो हम कर रहे हैं। वो किस तरह कर रहे हैं कि हमारी कोशिश होती है कि जितने भी अच्छे सक्सेस स्टोरीज़ हैं, जितने अच्छे एंटरप्रेन्योर्स हैं, सक्सेसफुल स्टार्टअप्स हैं हमारे लोकल, उनको हम मुख्तलिफ, क्योंकि हमारे चैम्बर की बहुत सारी यूनिवर्सिटी के साथ MOUs भी साइन हुए हैं। और MOUs का क्या मकसद होता है कि बायलैटरल चीज़ होती है कि उनके स्टूडेंट्स को हम चैम्बर के सेटअप में लाते हैं, दिखाते हैं, और अपने जो इस तरह के लोग हैं जो हमारे सक्सेसफुल बिजनेसमैन हैं, जो कि बड़े हम्बल से स्टार्ट होके अब एक बड़े टॉप लेवल पे आ गए, चाहे वो ब्रांड बन गए हैं, सक्सेसफुल हो गए हैं, या बड़ा उन्होंने ग्रो किया है, उनको हम यूनिवर्सिटीज़ में लेके जाते हैं, वहाँ पे उनके लेक्चर्स डिलीवर करवाते हैं और स्टूडेंट्स को बताते हैं। देखिए, कैरिकुलम चेंज करना इज़ अ वेरी लेंथी प्रोसेस, इट्स नॉट दैट ईजी। बड़े उसमें हर्डल्स हैं, बड़े स्टेप्स हैं, बहुत सारे माफियाज भी इन्वॉल्व हैं, बहुत सारे और इश्यूज भी हैं। वो तो अभी हम स्टार्ट करेंगे, अल्लाह करे कोई ऐसा सेटअप आए, कोई ऐसी सोच वाले लोग आए जो ऊपर बैठे हुए हैं कि उसको लिटरली चेंज करें, जब तक इसमें गवर्नमेंट की बैकिंग नहीं होगी। बट ये है कि जो हम कर सकते हैं वो ये हम कर रहे हैं कि हमारी हर इम्कान कोशिश होती है कि इन सक्सेस स्टोरीज को हम मुख्तलिफ यूनिवर्सिटी में जाके खड़ा कर दें पोडियम में, और वो बताएं कि जी ये मेरी शुरुआत थी, ये मुझे हर्डल्स फेस करने पड़े, और यहाँ पे मैं पहुंचा हूँ, और ये आप लोगों को करना है। तो वो जो कनेक्टिविटी होती है वो काफ़ी हद तक हेल्प आउट करती है, और हम कोशिश करते हैं रेगुलर बेस पे। इसमें एक तो खैर एक एनुअली एक एंटरप्रेन्योरशिप वीक भी होता है, जिसमें पूरा महीना हमारे एक्सपर्ट्स जितने भी अच्छे सक्सेसफुल बिजनेसमैन हैं, जिसमें आपने तहजीब की भी बात की, इसमें आपने और भी बहुत सारे नाम लिए। सेवर फूड इज़ डेफिनेटली द बिग ब्रांड ऑफ रावलपिंडी इस्लामाबाद, इम्तियाज़ कैश एंड कैरी है, और बहुत सारे हैं। तो उनको हमारी कोशिश होती है कि हम उन ओनर्स को या उनके जिन्होंने स्ट्रगल की बनाया है उनको स्टूडेंट के सामने जाके उनको रियल टाइम बताया जाए, और फिर जो वहाँ से जो क्वेश्चन आंसर जनरेट होते हैं स्टूडेंट्स की तरफ से, वो असल लर्निंग होती है। क्योंकि जब आप बात करेंगे तो आजकल हमारी यूथ इतनी वो है, मतलब कि उनमें बोल्डनेस है या उनमें इंटरेक्शन की है कि वो फिर क्वेश्चन आंसर करते हैं, उन क्वेश्चन आंसर से फिर बंदा ज़्यादा सीखता है। जी जनाब, तो रोड मैपर बुक आपने पढ़ ली है, या ऑडियो बुक सुन ली है, या वीडियो बुक की जो सीरीज़ है उसको वॉच कर ली है, फिर भी कुछ सवालात हैं, फिर भी कुछ कन्फ्यूजन है, फिर भी नॉट एबल टू टेक द राइट स्टेप्स टूवर्ड्स योर गोल, और नॉट एबल टू इम्प्लीमेंट द रोड मैप प्रॉपरली, सिंपली विजिट roadmapper.com/consultation। वहाँ पे कंसल्टेशन कॉल बुक करें, और मैं आपके साथ बैठूंगा, 1-to-1 बैठूंगा, और आपके रोड मैप के ड्राफ्ट को और आपके रोड मैप को ट्वीक करने में, उसको ऑडिट करने में, उसको इम्प्रूव करने में आपकी इंशाल्लाह ताला हेल्प आउट करूँगा। अब चलते हैं वापस पॉडकास्ट की तरफ। सही है,
गुड है कि चलें चैम्बर कुछ इसका कनेक्ट कर रहा है। कुछ सजेशन एकदम से मेरे थॉट में चल रही, मैं शेयर करता हूँ, लेट्स सी कि कहाँ तक बात जाती है। यहाँ पे 3 पिलर्स आ रहे हैं। 3 पिलर से मुराद ये कि एक वो बिज़नेस जो सक्सेस स्टोरी बन चुका है, एक वो स्टूडेंट जो भी लर्निंग कर रहे हैं, और थर्ड वो बिजनेस जो 0 लेवल पे या अर्ली स्टेज के ऊपर है। अब आप जिस तरह केस स्टडीज़ की या उनकी बात कर रहे हैं कि वो आप स्पीकर्स को बुलाते हैं और शेयर करते हैं सक्सेस स्टोरी सारा कुछ, अगर देखा जाए तो 30 मिनट्स या 1 आवर की भी बहुत कम 1 आवर की टॉक्स होती होंगी। 30 मिनट्स के अंदर आप सिंपल बेसिक इंग्रेडिएंट्स जस्ट बताते हैं कि हाउ यू डिड इट और व्हाट वाज द बेसिक प्रॉब्लम। बट व्हेन वी टॉक अबाउट द केस स्टडीज़, उसके अंदर वो सवालात या वो चीज़ें भी पूछी जाती हैं, डिस्कस की जाती हैं जो दूसरे एंड वाला नहीं सोच रहा होता। ठीक है, सो यू अगेन आई डोंट नो कि बात कहाँ तक जाती है चैम्बर तक या किस तरीके से, कि चैम्बर में नॉट बी एबल टू डू दैट, बट चैम्बर हैज़ द रिसोर्सेज के उन एक्सपर्ट्स को लेके आ सकता है। दूसरे एंड पे एकेडेमिया या वो बिजनेस जो लेट्स सपोज अगर मैं बिज़नेस कर रहा हूँ तो मेरे जो सवालात होंगे और स्टूडेंट के सवालात में ज़मीन आसमान का फ़र्क होगा। स्टूडेंट एक जनरल पूछ रहा होगा और मैं रियल प्रैक्टिकल चीज़ों से पूछ रहा हूँ। तो अगर आप 1 आवर 2 आवर्स का भी सेशन अगर एक्सपर्ट से करवाएं, वहाँ पे एक जनरल स्टोरी के साथ व्हाट ही हैज़ डन, लेट्स सपोज 30 मिनट्स 1 आवर उसने बता दिया, और 1 आवर हो Q&A का विद द स्पेसिफिक पीपल्स हु आर डूइंग दैट फील्ड्स। एट द एंड आपके पास एक बेसिक केस स्टडी निकल के आ जाएगी, और उसका फ़ायदा क्या होगा कि जब हमारे बेसिक केस स्टडी निकल के आ जाएगी ना, लेट्स सपोज मैंने वो सेवर की केस स्टडी पढ़नी है, मैंने तहजीब की पढ़नी है, जे डॉट की पढ़नी है, तो मुझे चैम्बर एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिल जाएगा कि मुझे पता है यहाँ पे जो केस स्टडी आई हुई, जो डाटा आया हुआ है ना, वो वैलिडेटेड है, वो वेरीफाइड है। ठीक है, वहाँ पे सारी चीज़ें वैलिड। और अब जब आप नेक्स्ट कहीं पे लेके जाएंगे ना एक्सपर्ट को, लेट्स सपोज यू कि आप चैम्बर तक पहुँचे, आपने इंडस्ट्री को बिल्डअप किया, तो आप पता है क्या करेंगे, आपने जो चीज़ें रिकॉल की हुई है ना, आप उससे डॉट्स कनेक्ट करेंगे। यार वो 2 घंटे की मेरी पूरी केस स्टडी पड़ी हुई है चैम्बर की वेबसाइट पे, ये 2-3-4 चीज़ें हैं जो मैं नई आपको शेयर करता हूँ, ये आपको हेल्प आउट करेंगी। तो चैम्बर को भी एक नया कैटलॉग मिलता जा रहा है कि हो सकता है साल के अंदर 2 साल के अंदर नदीम को हो सकता है 5-6 आवर की पूरी केस स्टडीज मिल गई है। नाउ यूनिवर्सिटीज़ और एकेडेमिया के पास एक रिसोर्स आ गया है जिसको लेके और पॉलिश कर सकते हैं सारा कुछ। लेट्स सी, देखते हैं कहाँ तक ये जाता है। अगेन सो आई होप कि काफ़ी चीज़ें इनको डॉट्स कनेक्ट हो रहे हैं सारी चीज़ें। अच्छा, कुछ और चीज़ें भी आप वर्कआउट कर रहे हैं, एक तो जिम खाना के भी आप मेंबर हैं, और दूसरी 2 चीज़ें मैं चाहूँगा उनके बारे में कुछ एड्रेस कर सकें, व्हाट दे आर। जी, मैं फिर अल्लाह का शुक्र अदा करूँगा कि गॉड इज़ वेरी काइंड टू मी कि मैं जब रिटायर हुआ यार एज अ प्रेसिडेंट रावलपिंडी चैम्बर से, तो रावलपिंडी जिम खाना 2009-10 से बना हुआ, बिल्कुल बिल्कुल अबंडेंट पड़ा हुआ था। तो ये अभी हमारे कमिश्नर आए लियाकत अली चट्टा साहब जब कमिश्नर बने रावलपिंडी, क्योंकि जो जिम खाना का चेयरमैन है वो कमिश्नर, शहर का कमिश्नर होता है, ये पिंडी का कमिश्नर जो है वो चेयरमैन है। तो उन्होंने इसको एक्टिवेट किया दोबारा, और मुझे फिर चैम्बर को कहा गया कि जी कोई बंदा ऐसा दे सेक्रेटरी के तौर पे जो बड़ा एक्टिवली काम कर सके, क्योंकि सेक्रेटरी बड़ा मेन बंदा होता है जिम खाना का कि वो इस चीज़ को लेकर चल रहा होता है। जो चेयरमैन है वो एक सेरेमोनियल होता है, सेक्रेटरी ही मेन ड्राइविंग फोर्स होती है उसको लेके चलने की। 2023 फरवरी में मुझे नॉमिनेट किया गया एज अ सेक्रेटरी जिम खाना, और हमारे बायलॉज बनाए गए फर्स्ट टाइम जिम खाना के, सारा काम शुरू हुआ, और जून 2023 में पहले इलेक्शन हुए हमारे रावलपिंडी। और मैं अल्लाह का बड़ा शुक्र है कि अगेन इट विल कम इन द हिस्ट्री कि आई एम द फर्स्ट इलेक्टेड सेक्रेटरी ऑफ रावलपिंडी जिम खाना क्लब। और जब तारीख लिखी जाएगी तो इलेक्टेड सेक्रेटरी में पहला नाम मेरा ही आएगा, उसके नीचे फिर 100 साल बाद भी मेरे शायद जनरेशन देखेगी कि हमारा कुछ बड़ा दादा परदादा पहला सेक्रेटरी था जिम खाना का। तो वो मुझे ऑनर हासिल है कि मैं इलेक्टेड सेक्रेटरी इलेक्शन लड़ के आया और मैं सेक्रेटरी बना। और अब इस वक्त ये सूरत हाल है कि मैं दिसंबर में मेरा टेन्योर ख़त्म हो गया था, दोबारा मैंने कंटेस्ट नहीं किया इलेक्शन, 1 साल का टेन्योर था। तो उसमें अभी इस वक्त जिम खाना की ये सूरत हाल है कि इस वक्त फुली फंक्शनल क्लब है। अगर इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर सकें उन लोगों के लिए जो नहीं जानते क्या फंक्शन होता है, क्या काम होता है, क्या चीज़ें इधर होती हैं और किसके लिए फ़ायदेमंद है। बेसिकली इट्स अ रिक्रिएशनल एंटरटेनमेंट फूड आइटम्स, मतलब एक ऐसी जगह है क्लब के तौर पे जहाँ पे कि आपको बड़ा सब्सिडाइज फूड मिलता है। और कौन मेंबर बन सकता है इसका? मेंबर के लिए कोई ऐसी प्री रिक्विजिट नहीं है। इस वक्त हमारी मेंबरशिप खुली हुई है, इस वक्त 12.5 लाख रुपए मेंबरशिप है। शायद आई डोंट नो कब ये हमारा इंटरव्यू ऑन एयर होगा, बट ये है कि 15 अगस्त 2024 से
ये 25 लाख पे जा रही है मेंबरशिप। ये वन टाइम है ये लाइफ टाइम है। अच्छा। पूरी फैमिली की मेंबरशिप होती है अच्छा। इसमें, और मंथली इसके 2-2.5 हज़ार रुपये मंथली होते हैं पूरी। मगर इसमें तमाम स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं। इसमें 2 स्क्वाश कोर्ट्स हैं, 2 बैडमिंटन कोर्ट्स हैं इंडोर, ओलंपिक्स साइज़ का स्विमिंग पूल है, जिम है, स्टीम है, स्वाना है, 6 ग्रास कोर्ट्स हैं इसमें, क्रिकेट अरीना है इसमें, और बिलियर्ड रूम है, टेबल टेनिस रूम है, बोर्ड रूम है, चेस रूम है, दो रेस्टोरेंट्स हैं हमारे जिसमें हम बिल्कुल कॉस्ट टू कॉस्ट फूड देते हैं मेंबर्स को। मतलब कि उसमें बिल्कुल हम मार्जिन, मतलब आप इससे अंदाज़ा करेंगे एक जो स्टेक है वो 350-400 की हम दे रहे होते हैं। तो कॉफ़ी शॉप है, सो लॉन्स हैं, तो इट्स अ ह्यूज प्लेस फॉर द मेंबर्स एंड देयर फैमिलीज टू मतलब आके रिलैक्स करने के लिए, बैठने के लिए, नेटवर्किंग का बड़ा अच्छा ये फोरम है। तो ये तो प्राइवेट मेंबरशिप है। इसके अलावा जो गवर्नमेंट के लोग हैं 17 ग्रेड एंड प्लस, उनकी 6.5 लाख मेंबरशिप है। तो इस तरह इसकी ब्रैकेट्स हैं, क्योंकि इसका जो स्ट्रक्चर इसका बनता है, इसके जो बीओजी मेंबर्स हैं 13 बीओजी मेंबर्स होते हैं इसमें, जिसमें कि 6 लोग इलेक्ट होके आते हैं वोट के जरिए, जिसमें सेक्रेटरी का अलग इलेक्शन होता है और 5 लोगों का अलग होता है, और 6 लोग जो उनसे ना वो नॉमिनेट होते हैं गवर्नमेंट की साइड से, जो कि लोकल एडमिनिस्ट्रेशन से होती है। तो चेयरमैन जो चेयरमैन होता है वो कमिश्नर होता है, जो उस वक्त का कमिश्नर हो, और इस तरह इसका सारा सिलसिला रन होता है। तो इट्स अ वेरी नाइस प्लेस इन द हार्ट ऑफ रावलपिंडी, इन फ्रंट ऑफ फातिमा जिन्ना यूनिवर्सिटी। तकरीबन 60-65 कनाल की जगह है जहाँ पे। तो दिस इज, तो ये अल्लाह का शुक्र है कि मुझे एजाज़ हासिल है कि मैं द फर्स्ट इलेक्टेड सेक्रेटरी ऑफ रावलपिंडी जिम खाना। और दूसरा आपने बताया, इस वक्त मैं जो रवात इंडस्ट्रियल स्टेट है, जो कि पहली इंडस्ट्रियल स्टेट है जो किसी प्राइवेट सेक्टर ने बनाई, 92 में इस इंडस्ट्रियल स्टेट बनी, और इस वक्त तकरीबन 450 के करीब वहाँ पे इंडस्ट्री ऑपरेशनल है, जिसमें कि तीसरा बड़ा क्लस्टर फार्मास्यूटिकल का है जो वहाँ मौजूद है। उसका मैनेजमेंट बोर्ड का चेयरमैन हूँ मैं। पिछले साल मार्च में इसका चेयरमैन बना था। तो अभी तक इसको लेके चल रहे हैं। बहुत सारे चैलेंजेस हैं, बहुत सारे इश्यूज हैं, बट देखिए सही। इसको अगर थोड़ा सा और कनेक्ट करते हैं, किस तरह की इंडस्ट्रीज़ के लिए वो सूटेबल है, या कौन वहाँ पे देखिए इस वक्त तो वो, अगर आप सराउंडिंग्स देखें रावलपिंडी की, तो कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ पे अभी जगह हो इंडस्ट्री की। आप इस्लामाबाद की बात लें तो I9 I10 में इंडस्ट्री है, ऑलमोस्ट एग्जॉस्ट हो गई, और द लैंड ऑफ कॉस्ट इज सो हाई कि वो फिजिबिलिटी बनती नहीं है कि आप वहाँ पहले करोड़ों की ज़मीन लें और फिर इंडस्ट्री लगाएं, तो जो सी है वह नहीं बनती। फिर उसके अलावा आपका जो कहूटा ट्राइंगल है, सहाले वगैरह, वहाँ भी ऑलमोस्ट फुल है और इट्स वेरी एक्सपेंसिव। तो अब यही एक जगह है जहाँ पे इस वक्त हमारे काफ़ी सारे प्लॉट्स अभी भी वेकेंट हैं, बट इस वक्त 450 के करीब इंडस्ट्री ऑपरेशनल है। बेशक उसके BDHA 5 पास आ गया है, बैरिया टाउन और सब कुछ रवात के इर्द गिर्द आ गया है। इस वक्त जिस तरह मैंने बताया कि तीसरा बड़ा क्लस्टर फार्मास्यूटिकल का वहाँ पे है, कराची और लाहौर के बाद। मैक्सिमम फार्मास्यूटिकल्स वहाँ लगी हुई हैं, फ्लोर मिल्स हैं, कुछ स्टील मिल्स हैं, तो मतलब हर किस्म की इंडस्ट्री वहाँ लग सकती है। तो वहाँ पे अगर कोई भी आना चाहे तो इट्स अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी, बिकॉज इट इज नाउ इन द सिटी, शहर से बाहर नहीं है, शहर के अंदर है। हतार होती थी किसी ज़माने में, अभी भी है, बट इट इज़ फार अवे फ्रॉम द सिटी। तो शहर के अंदर देखा जाए तो दिस इज़ द ओनली प्लेस जहाँ पे अभी अवेलेबिलिटी है। ठीक है, ज़बरदस्त हो गया। अच्छा, इसमें आप इंडस्ट्री की हमने बात कर दी तो उसको भी ज़रा टच कर लेते हैं। किस इंडस्ट्री का आजकल वो मैं, कौन पैसे पे खेल रही है और कौन रो रहा है आज? मैं आपको बताऊं, जहाज से कम नहीं है पाकिस्तान मैन्युफैक्चरिंग करना। आई एम ऑल्सो मैन्युफैक्चरर। इतना मुश्किल है कि बाय द एंड ऑफ डे जब आपकी फाइनल प्रोडक्ट बन के निकलती है तो आपको नहीं अंदाज़ा कि आप किस रेट पर उसको बेचेंगे। ठीक है ना, आप अगर किसी चीज़ पे वो कोट करते हैं और वो 4 महीने बाद वो आपकी उसकी कोटेशन अप्रूव होती है या कॉन्ट्रैक्ट मिलता है, तो आपने जो रेट कोट किया हुआ है और जब आपको देने का टाइम आया तो रेट की ज़मीन आसमान का फ़र्क है। मसला सबसे बड़ा ये है कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इज़ वेरी हाई इन आवर कंट्री और स्टेबल नहीं है। डॉलर अल्लाह का शुक्र है पिछले साल 1.5 साल से स्टेबल है, थोड़ा सा बेहतर है। आपकी इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट इट इज़ गोइंग सो इनसेन हाई कि आपके सामने इसका जो इसका रौला इसका मचा पूरे पाकिस्तान में IPPs की वजह से हमें जो कॉस्ट पे करनी पड़ रही है पर यूनिट की, दैट इज़ सो हाई you cannot manufacture, और how can you cost effectively manufacture and compete the world। आप एक्सपोर्ट की बात करते हैं हमेशा कि जी एक्सपोर्ट बढ़ाई जाए, कैसे बढ़ाई जाए जबकि पूरी दुनिया में हमारे जो हमसाया मुल्क हैं वहाँ पे इंडस्ट्री को इंसेंटिव्स दिए जाते हैं, आपको टैक्स हॉलीडेज दी जाती हैं, आपको जो आपकी जो यूटिलिटीज़ हैं उसमें छूट दी जाती है। हमारे तो वही काबू नहीं है। आपकी गैस हमें मिलती नहीं है, मिलती है तो इतनी हाई रेट में मिलती है। आपकी बिजली आपको इतनी हाई रेट पे, फ्यूल कॉस्ट आपकी ऑयल कॉस्ट इतनी हाई है,
फिर लेबर के इशू हैं, फिर मैन पावर स्किल मैन पावर हमारे पास प्रॉपर नहीं है, जो है वो ब्रेन ड्रेन होकर मुल्क से बाहर जा चुकी है। फिर सबसे बड़ा मसला ये है कि इतने इदारे हैं, यकीन जाने कि अगर आपने अपनी फैक्ट्री के बाहर अपना बोर्ड लगाया ना तो आपको हर दूसरे दिन कोई ना कोई इदारे बार 36 से 40 इदारे हैं जिनको आपको भुगतना पड़ता है हर महीने हर साल कि जी अब ये टैक्स है, अब इतने टैक्स हैं। तो किस तरह चलाएं हम अपने मुल्क की? तो फिर क्या फ्यूचर क्या देख रहे हैं इंडस्ट्री का? देखिए जी, फ्यूचर तो अभी आपने बड़े अच्छे टाइम गुजारे। मैं हमेशा एक बात करता हूँ, मुख्तलिफ फोरम्स पे भी गया, चैनल्स पे भी गया, हमें ना थोड़ा सा आउट ऑफ द बॉक्स सोचने की ज़रूरत है। हम बेसिकली कन्वेंशनल किस्म की मैन्युफैक्चरिंग और कन्वेंशनल किस्म की एक्सपोर्ट पे हमेशा रहे हैं, जैसे कि टेक्सटाइल है, सर्जिकल है, स्पोर्ट्स है, लेदर है। जब भी एक्सपोर्ट की बात करते हैं तो यही 4 आइटम आते हैं। आपको पता है GSP प्लस जो हमें यूरोप से एक फैसिलिटी मिली कि जी आप इस पे एक्सपोर्ट कर सकते हैं, 150 आइटम है जिस पे हमें छूट है कि जी आप कम रेटों में कर सकते हैं। हम सिर्फ 5 पे काम कर रहे हैं। तो नॉन कन्वेंशनल आइटम्स की तरफ हमें सोचने की ज़रूरत है, गवर्नमेंट को टैक्स हॉलीडे देने की ज़रूरत है। अब मामला देखें, ये प्राइवेट सेक्टर का कितना करे, इसमें जब तक गवर्नमेंट की सपोर्ट नहीं होगी, इदारों की सपोर्ट नहीं होगी, हम नहीं ग्रो कर पाएंगे। तो आप प्रेसिडेंट भी रहे हैं और इस लेवल पे भी रहे हैं, तो क्या चैलेंज, मतलब क्या नज़र आ रहा है कि गवर्नमेंट की तरफ से कुछ नज़र नहीं आ रहा। अनफॉर्चुनेटली बहुत ज़्यादा इस वक्त जो सा ना वो, अगर हम अपने रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से कहें तो मायूसी गुनाह है, ठीक है ना। हमें हमेशा पॉजिटिव सोचना चाहिए, ऑप्टिमिस्टिक रहना चाहिए, बट अभी कुछ नज़र नहीं आ रहा ना। मसला ये है कि अभी आपकी कोई चीज़ जो सा इस वक्त हर सेक्टर इस वक्त रो रहा है, हर मैन्युफैक्चरर रो रहा है, हर ट्रेडर रो रहा है। हम इस वक्त जो बना रहे हैं, जो फाइनल वैल्यू एडिशन कर रहे हैं किसी में, या एक्सपोर्ट कर रहे हैं, तो जहाद, वही बार को जहाद है कि हम किस तरह अपना सिस्टम चला रहे हैं और हमारे एक इंडस्ट्री के साथ 50, 100, 1000 खानदान पल रहे हैं, ठीक है ना। आपकी एक इंडस्ट्री बंद होती है तो आपके कितने हज़ार लोग जो है ना उससे सफ़र होते हैं। ये तो वो है जो डायरेक्टली है, ठीक है ना, जो आपके एम्प्लॉयज़ हैं। आपकी इतनी टेक्सटाइल पीछे बंद हुई, इतनी आपकी इंडस्ट्री बंद हुई, तो ये वो हैं जो डायरेक्ट हैं। जो इसे इनडायरेक्ट हैं, जो आपके वेंडर्स हैं, जिनसे आप जो आपको रॉ मटेरियल देते थे, जो आपको वहाँ पे और आपको सर्विसेज देते, उनका भी बिजनेस खत्म हो गया। तो इट्स अ विशियस सर्कल। आपकी इकोनॉमी स्टैंड स्टिल है बिल्कुल। वजह यह है कि गवर्नमेंट पॉलिसीज़ नहीं आ रही, इंस्टेबिलिटी है, अनरेस्टनेस है कोई। और इसका सबसे बड़ा जो मैं हमेशा जब प्रेसिडेंट था और अभी भी हमारे चैम्बर जो बात करते हैं कि खुदारा जो स्टेक होल्डर, गवर्नमेंट को कहते हैं कि जी खुदारा जो स्टेक होल्डर्स हैं उनको इन्वॉल्व करके पॉलिसीज़ बनाई जाएँ, उनको उनसे मशावरत के साथ चीज़ों को लाया जाए। क्योंकि देखें, बात यह है कि गवर्नमेंट कैन नॉट डू बिजनेस, ठीक है ना। चलो ये एक अच्छा फैसला कर रहे हैं कि जो स्टेट ओन जो आपकी इंटरप्राइजेज हैं, ये जो नुकसान में जा रहे हैं उनको बेचें, क्योंकि गवर्नमेंट कारोबार नहीं कर सकती, उनको काम नहीं है कारोबार करना, उनको बेचे, प्राइवेट सेक्टर को दें। अब जो प्राइवेट सेक्टर चल रहा है, उनकी जो पॉलिसीज गवर्नमेंट की तरफ से आ रही हैं, जो इशूज़ हैं, हमें बैठाएं। पीछे बजट बना, हमेशा चैम्बर्स को इन्वॉल्व किया जाता था, बजट से पहले तजावीज़ दी जाती थी, उनको बुलाया जाता था कि जी आप अपनी तजावीज़ दें, क्या क्या। अब एक जो लोहा बना रहा है या एक जो कोई और चीज़ ऐसी चीज़ बना रहा है, वो गवर्नमेंट का बंदा या वहाँ जो बैठा हुआ है वो तो नहीं समझ सकता उसके इश्यूज़ क्या हैं, प्रॉब्लम्स क्या हैं, उसके इन्स आउट्स क्या हैं। वो वही बंदा बता सकता है जो उसका एक्सपर्ट है। तो उन एक्सपर्ट्स को बुला के पॉलिसीज़ बनाई जाए, उन एक्सपर्ट्स को इन्वॉल्व किया जाएगा, बजट में वो उनके मुताबिक चीज़ें लाई जाएंगी, उनसे पूछ के पॉलिसीज़ बनाई जाएंगी, तो फिर चीज़ें बेहतर होंगी। जब आप कहेंगे नहीं जी हमने पूछना नहीं है बिजनेस कम्युनिटी से और खुद ही टैक्स थोपे जाने, खुद ही ऐसी पॉलिसीज बनाई जानी है जिनसे कि नुकसान हो, तो फिर किस तरह ग्रो होगी? जब तक कि आप इनको बिजनेस कम्युनिटी को इन्वॉल्व नहीं करेंगे, स्टेक होल्डर्स को साथ नहीं लेके चलेंगे, हालात नहीं बेहतर हो सकते। ठीक है, चले हमने ये तो बात कर ली, बड़ा डाउन सारी चीज़ें, और हमने चले अगेन गवर्नमेंट पे आ गया। और फिर भी मैं बात करूंगा, अल्हम्दुलिल्लाह वी आर अ वेरी रेजिलिएंट नेशन, वेरी वेरी रेजिलिएंट नेशन। आई एम वेरी मच ऑप्टिमिस्टिक, इन हालात से भी निकलेंगे, मगर प्लीज़ द वर्ल्ड इज मूविंग वेरी फास्ट। आप बहुत पीछे रह जाते हैं जब इस तरह का एक सपोर्ट आपको गवर्नमेंट सेक्टर से वो बहुत ज़रूरी है। थोड़ा सा एड्रेस करते हैं उन लोगों के लिए भी जो चलो सारी बातें सुन के थोड़ा मायूस हुए होंगे और गवर्नमेंट की तरफ देख रहे होंगे। अपने तौर पर वो इंडस्ट्री या वो लोग क्या करें? गवर्नमेंट की तो चलो जब आएगी सपोर्ट आएगी सारा, फॉर द टाइम बीइंग व्हाट दे कैन डू टू सर्वाइव या रफ पैच को गुजार सकते हैं।
देखिए इसमें बात फिर वहीं पे आ जाती है कि आप हर कारोबार की, हर बिजनेस की, हर इंडस्ट्री की अपने डायनामिक्स है, अपने उसके जो उतार चढ़ाव है। अब आपको देखने की ज़रूरत है कि मैं ये भी नहीं बात करता कि जी आप डाउन साइजिंग करें, ठीक है, वो भी डेफिनेटली अनएम्प्लॉयमेंट की तरफ जाती है और उसमें फिर एक और केओस क्रिएट होता है। बट कोशिश करें कि आप चीज़ें जो अपना जो किस तरह आप बचत कर सकते हैं अपनी उसमें, अपनी प्रोडक्ट को बेहतर करने में। देखिए आपने compete तो करना है, आप यू कैन नॉट आउट, आप मार्केट से हो नहीं सकते। तो उसमें बेहतर ये है कि आप अपनी R&D, जो कि हमारी अनफॉर्चुनेटली हमारे नेचर में नहीं है, हमारी कौम की, हम नहीं जाते। गोरा क्यों आपसे 100 साल आगे है? क्योंकि वो R&D करता है, वो एक प्रोडक्ट को जब लॉन्च करता है और तो उस पर कॉन्स्टेंटली उस पर। और हमारे यहाँ मसला ये कि हमारे, मेरा ख्याल है कि गिने चुने बड़े बड़े इंडस्ट्रीज होंगे या इदारे होंगे जहाँ पे R&D सेक्शंस होते हैं जिन पर रिसर्च की जाती है, उस पर फोकस करें। दुनिया में क्या हो रहा है उसको लेके आए, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की तरफ आएँ। खुदारा इस कोशिश को छोड़ दें कि हम बाहर से चीज़ लेके आएंगे और चलाएंगे। बाहर से चीज़ ज़रूर लेके आए और उस चीज़ को फिर री इन्वेंट करें, नॉट टू ट्राई दी इन्वेंट द व्हील अगेन, ठीक है ना। उसी को जो सा ना आप उसको कोशिश करेंगे, उसको रिवर्स इंजीनियरिंग के थ्रू आप देखेंगे चीज़ कैसे बेहतर हो सकती है। इसी तरह हमारा सर्वाइवल है। और मतलब दुनिया में आप यहाँ इवन पाकिस्तान में भी आप देखें, बहुत सारी ऐसी आपको मिसालें मिलेंगी जो बाहर से टेक्नोलॉजी लेके आए, बाहर से उन्होंने चीज़ें मंगवाई और उसी को रिवर्स इंजीनियरिंग करके यहाँ पे बेहतर उसकी वर्जन बनाया और वो फिर बाहर एक्सपोर्ट भी उन्होंने की। तो ये चीज़ें हमें करनी पड़ेंगी, इन चीज़ों में बहुत ध्यान देना पड़ेगा। स्किल लेबर की तरफ हमें बहुत फोकस करने की ज़रूरत है। मैं तो अक्सर ये जगहों पे कहता हूँ कि यार अभी अगर हम जापान की मिसाल लें तो अब तो यहाँ पे ये सूरत हाल हो गई है कि 10th क्लास या 11th क्लास के बाद ही वो आपको एक जो आप करना चाहते हैं ना, जो आपकी स्किल है उसकी तरफ आपको लगा देते हैं, चाहे वो IT है, चाहे वो इलेक्ट्रिकल है, टेक्निकल है, मैकेनिकल है। स्किल्ड लेबर तैयार करें, स्किल्ड लेबर की हमें बहुत कमी है, उसमें फोकस करें लेबर की साइड से भी। और हम खुद भी एज अगर हम बात करें ओनर या हम CEO हैं जो, उन पे हमारी जो इवन जो हमारे आगे आने वाली जनरेशन है उनको उस साइड पे लेके जाएं कि वो एक स्किल सीखें ताकि उसमें वो एक्सपर्टीज करके जब आपको एक स्पेसिफिक स्किल होगा तो डेफिनेटली फिर आपके पास अपॉर्चुनिटीज बहुत होंगी और ग्रोथ के चांसेस भी बहुत होंगे। इन पे फोकस करने की जरूरत है। सही, ज़बरदस्त हो गया। बातें ख़त्म नहीं होंगी क्योंकि बहुत सी चीज़ें, नदीम का एक्सपीरियंस बड़ा वास्ट है, बट आई होप कि काफ़ी कुछ सीखने का मौका मिला होगा। एंड में एक सवाल मैं अपने गेस्ट से पूछता हूँ, नदीम को अगर अपने आप को कोई एक एडवाइस देनी हो तो क्या एडवाइस देंगे? बड़ा मुश्किल सवाल है क्योंकि सेल्फ कैथारसिस सुनना ना वो सबसे मुश्किल चीज़ होती है। आपको बाज़ औक़ात बहुत सारी कमियां नज़र आ रही होती हैं मगर आप एक्सेप्ट करने के मूड में नहीं होते। आप कहते हैं कि नहीं यार मैं नहीं। और जिस दिन आप उस सेल्फ कैथारसिस में आ गए और अपनी खुद अपने से कमियां निकाल के उसको इम्प्रूव कर, तो मेरा ख्याल है वो आपकी ज़िंदगी का लाइफ चेंजिंग मोमेंट होता है। तो इसी तरह स्पेसिफिक तो नहीं मैं कहूँगा, बट ये कि बहुत सारी कमियां हैं मेरे अंदर भी। और मैं जिस तरह बात की कि मेरे नज़दीक जिनसा है, मैं अगर अपनी बात करूँ तो अभी जस्ट अ बिगिनिंग, ठीक है ना। तो लाइफ एंड एज इज़ वेरी इमटेरियल, एज इज़ अ वेरी इमटेरियल थिंग फॉर मी। मैं देखता हूँ कि यार मैंने अभी बहुत कुछ सीखना है। मैं अभी बिल्कुल बहुत छोटा सा एक तालिब इल्म हूँ, दुनिया बहुत वास्ट है, अभी कुछ भी नहीं है। अल्लाह ने बहुत 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 कुछ दिखाया, बहुत इज्जत दी, बहुत पोजीशंस में आया, बट स्टिल वे टू गो। तो मेरा ख्याल है नदीम मतलब अभी बहुत लो लेवल पे है। नदीम ने अभी आगे बहुत जाना है इंशाल्लाह। वो किस तरह जाना है अल्लाह को पता है। और जब आपकी विल हो, जब आपकी सोच पॉजिटिव हो और जब आप पॉजिटिव सोचते हो और हिम्मत ना हारते हो ना, तो रास्ते अल्लाह खुद निकालता है। हम मार वहीं खाते हैं जहाँ पे कि आप मायूस हो जाएं, आप नेगेटिविटी आप में आ जाए और आप कहें कि यार नहीं हो सकता, नहीं तो लफ्ज़ तो नहीं है। सही है, बड़ी ज़बरदस्त आपने मैसेज दे दिया लोगों के लिए कि इतना माशाल्लाह कुछ करने के बाद भी वो कहते हैं ना कि जिसको इल्म मिलता है तो सबसे पहले वो यही कहता है कि मेरे पास अभी कुछ नहीं है, ठीक है। और वहाँ से उसकी एक अलग जो है ना उड़ान स्टार्ट होती है। तो बेस्ट विशेस फॉर यू। एंड में जाते हुए कोई ऐसी चीज़ जो शेयर करना चाहिए, अगर रह गई कोई ऐसी बात? मेरा ख्याल बड़ी डिटेल से बात हो गई है। हिम्मत ना हारें और स्काई इज़ द लिमिट। देखिए
अशरफुल मखलूक़ात, इस चीज़ को समझने की कोशिश करें। हम जिस दिन जब इस चीज़ को समझ गए ना कि अशरफुल मखलूक़ात क्या है, तो मेरा ख्याल है हर इंसान की लाइफ चेंज हो जाएगी। कि अल्लाह ताला ने हमें इतनी सलाहियतें दी हैं और हमारा जो ये चीज़ है ना, ये इतनी वसी है कि इसको हम फोकस करके इस पे इसको इस्तेमाल करने की कोशिश करें और इसको एक्सपैंड करने की कोशिश करें, तो यू कैन डू मिरेकल्स, यू कैन डू एनीथिंग इन दिस वर्ल्ड, यू कैन डू अचीव एनीथिंग। जस्ट फोकस ऑन दिस के आप अल्लाह ने आपको बनाया क्या है। तो अल्लाह तो गफूर रहीम है, उम्मीद ना हारें, हिम्मत ना हारें। तमाम मुश्किलात के बावजूद पाकिस्तान से अच्छा मुल्क नहीं है और हमारे लोग बहुत मेहनती हैं और बड़े स्किल्ड लोग हैं, तो इंशाल्लाह बहुत अच्छा होने वाला है। जनाब इसी पे हम अपना ये पॉडकास्ट के एपिसोड वाइंड अप करेंगे। अपनी फीडबैक दीजिएगा, लाइक शेयर कीजिएगा और आपकी फ़ीडबैक बताइए कि जनाब नदीम भाई को दोबारा कब बुलाएं, ठीक है। और आई होप काफ़ी कुछ सीखने का मौका मिला होगा और एक इंडस्ट्री का ख़ासतौर पे जो सोलोप्रेन्योर्स हैं उनको मौका मिलेगा, इंडस्ट्री का, चैम्बर का और काफ़ी चीज़ें जो यहाँ पे शेयर की गई हैं। तो अगेन इंशाल्लाह ताला फिर आपसे नेक्स्ट पॉडकास्ट में मुलाकात होगी। थैंक यू, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।